नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। बात की जा रही है आज हम बात करेंगे बजट इकोनॉमिक सर्वे और रिसेंट ट्रेंड जो इकोनॉमी के हैं। लगभग जितने ट्रेंड चल रहे हैं, जो क्वेश्चंस बन रहे हैं रिसेंट नए टॉपिक से, करंट टॉपिक से, और साथ ही साथ आपके में एक रिसेंट ट्रेंड दिया हुआ है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर का। तो इन सारी चीजों को इसी एक चैप्टर में कवर करते हैं। जो पुरानी आपके पास बुक्स थी उनमें थोड़ा सा चेंज आया, डाटा में अपडेट हुआ है, और वो डाटा अपडेट को लेकर के इस क्लास को कवर किया गया कि सारे जो डाटा है आपके कम से कम कवर हो जाएं, सारी चीजों को कवर कर लें। तो इसी के साथ साथ कुछ पहले विशेष पॉइंट जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, फिर इकोनॉमिक सर्वे के बारे में, रिसेंट ट्रेंड के बारे में एक एक करके यहां पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जब मैं बात करता हूं, इसके इंट्रोडक्शन पार्ट की बात कर रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं बात करूंगा आपसे। जनरली एक क्वेश्चन बनता है कि भारत कैसा देश है। भारत एक विकासशील देश, भारत एक विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्रीज है, जो विकसित अर्थव्यवस्था बनने की ओर, आगे की ओर अग्रसर है। आईएमएफ की बात की जाए तो इस बार आईएमएफ आगे कह रहा है कि 2027 तक, पहला क्वेश्चन यहां से बन सकता है आपका कि कब तक आईएमएफ, कब तक भारतीय अर्थव्यवस्था को, फर्स्ट क्वेश्चन जो है सबसे तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की बात कर रहा है। तो आईएमएफ 2027 तक, 2027 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत के बनने के लिए बात कर रहा है। और आगे यह भी अनुमान लगाया है कि वैश्विक विकास में भारत का योगदान 2% तक और बढ़ जाने की बात की गई है। आगे 5 वर्षों में भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो योगदान है वह 5% तक बढ़ जाने की बात की गई है। अगला जो पॉइंट बात की गई है, भारत परचेजिंग पावर पैरिटी, ट्रिपल पी के बेस पर, ट्रिपल पी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर, क्रय शक्ति समता के आधार पर विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत विश्व की कौन सी अर्थव्यवस्था है, तो इसमें तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। और अगर विनिमय दर के हिसाब से, एक्सचेंज रेट के हिसाब से बात करें, तो विनिमय दर के हिसाब से भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, 5th बड़ी इकोनॉमी है। इससे बड़ी जो 4 अर्थव्यवस्थाएं हैं, इसमें से विनिमय दर के आधार पर जो 4 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं वह है, पहला है यूएसए अमेरिका, दूसरा है चाइना, तीसरा है जर्मनी, चौथा है जापान और 5वां है इंडिया। यह अनुमान है कि भारत जल्दी ही जापान को पीछे करके चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो जाएगा। और बात की जा रही है कि अगर परचेजिंग पावर पैरिटी चाइना और यूएसए के बाद इंडिया वर्ल्ड की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित है, यह बात की गई। जबकि यहाँ पर 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के स्वरूप के रूप में बात की जाए तो 5 बड़ी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वह 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं सीक्वेंस में यूएसए, चाइना, जर्मनी, जापान और इंडिया 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के स्वरूप में आती है। तो यहां से क्वेश्चन पूछा गया, 3rd बड़ी इकोनॉमी और ये 5वीं बड़ी इकोनॉमी विनिमय दर के आधार पर। अगला कुछ अन्य बातों की बात की जाए, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, वित्तीय क्षेत्र में टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करने वाली बात की जाए तो भारत में फिनटेक, फाइनेंशियल क्षेत्र में टेक्नोलॉजी, वित्तीय क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करने के मामले में यह बताया गया है कि भारत में फाइनेंशियल फिनटेक एडॉप्शन अपनाने की जो दर है वह अपनाने की दर 87% है। जबकि विश्व के अन्य देशों की बात की जाए तो वहां पर मात्र 64% फिनटेक अपनाने की दर है। यानी भारत फिनटेक के मामले में बहुत तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा है। वित्तीय क्षेत्र में तकनीकी अपनाने की बात की जाए तो वित्तीय क्षेत्र में भारत जो तकनीकी अपना रहा है वहां पर 87% की दर से भारत अपना रहा है। यही बात की गई है कि जो बजट दिया गया है, बजट में पर कैपिटा इनकम की बात की जाए, पर कैपिटा इनकम की अगर बात करते हैं तो पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग भारत में जो पर कैपिटा इनकम की बात की जा रही है, भारत पर कैपिटा इनकम में 50% की, पर कैपिटा इनकम में भारत के 50% की ग्रोथ हुई है। 50% की ग्रोथ हुई है भारत के पर कैपिटा इनकम में, 50% की ग्रोथ हुई है। यानी पिछले वर्षों की अपेक्षा बताया गया कि भारत की प्रति व्यक्ति आय में 50% की वृद्धि दर्ज की गई है। साथ ही साथ विश्व की जनसंख्या के हिसाब से 2021 में बताया गया है, जो आप 2011 की जनगणना अभी तक पढ़ते हैं
तो भारत की जनगणना के बारे में 2021 में बताया गया कि लगभग 141 करोड़ 121 करोड़ से बढ़कर के अब 20 करोड़ जनसंख्या बढ़ गई है। और भारत में जो जनगणना के आंकड़े हैं उसमें 140.76 करोड़ जनसंख्या यहां पर उपलब्ध है। बात की जाए कि आगे चलकर के भारत 2027 में 2027 में भारतीय अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की होने का है अनुमान है। यहां से क्वेश्चन बन जाएगा कि भारत कब किस वर्ष में 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी प्राप्त कर लेगा। तो द इंडियन इकोनॉमी ए रिव्यू के अनुसार 2027 तक भारत 5 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित होने की बात की गई है। साथ ही साथ शेयर स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो हांगकांग को छोड़कर के, हांगकांग से पहले 5वें स्थान पर था, अब भारत हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए शेयर बाजार यानी स्टॉक मार्केट के मामले में भारत विश्व में चौथा बड़ा शेयर बाजार के रूप में स्थापित हो गया है। यहां अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2024, यहां से क्वेश्चन फिर से पूछने जाने की बात की गई है। फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात की जाए तो इसके अनुसार जीडीपी में जो ग्रोथ रेट का अनुमान है वह 8.2% बताया गया कि भारत में वास्तविक जीडीपी की जो ग्रोथ रेट रही है वह 8.2% रही है। और इसका जो कारण रहा है कि भारत में जो ग्राहकों की जो मांग है, ग्राहकों के द्वारा जो वस्तुओं की मांग है वह लगातार बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ भारत में लगातार निवेश में वृद्धि होती जा रही है, निवेश लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसके हिसाब से यहाँ क्वेश्चन एक पूछा गया अभी अभी आपके ये नोट्स में, यहां पर भी मैंने दिया हुआ है, नोट्स के हिसाब से यहाँ क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अभी बीपीएससी का पेपर हुआ, उस बीपीएससी के पेपर में यही क्वेश्चन पूछा गया है कि चालू मूल्यों पर, करंट प्राइस पर, वर्तमान प्राइस पर, करंट प्राइस की बात की गई है कि वर्तमान मूल्यों पर, वर्तमान या चालू मूल्यों पर विभिन्न क्षेत्रों का भारत में योगदान की बात की गई है। कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र की बात की गई है। चालू मूल्यों पर वृद्धि दर की बात की गई और यह किसके हिसाब से पूछा है, जीवीए के हिसाब से पूछा है। तो इस पे योगदान जो है, करंट प्राइस पर जो इनका योगदान है, हिस्सेदारी है, जो योगदान की बात की जाए तो 17.7% जो योगदान है वह कृषि क्षेत्र का, 27.6% जो योगदान है वह उद्योग क्षेत्र का, और साथ ही साथ 54.7% जो योगदान है, 54.7% योगदान है वह सेवा क्षेत्र का है। यानी 3 क्षेत्रों के योगदान की बात की जा रही तो कृषि का 17.7, उद्योग का 27.6 और साथ ही साथ सेवा क्षेत्र का योगदान चालू मूल्यों पर, वर्तमान मूल्यों पर यानी करेंट प्राइस पर बात की गई है 54.7% का रहने की अनुमान की बात की गई रहा है। आगे बात की जाए साथ ही साथ में जो 2024 का बजट था उस बजट की बात की जाए तो 2047 तक, जैसा कि हमने टारगेट किया है कि आगे आने वाले 100 वर्षों में यानी आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर भारत को एक विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना है। और एट द रेट विकसित भारत 2047 की बात की गई और इसमें विभिन्न प्रकार से भारत को आगे बढ़ाने के लिए विकास के दिशा निर्देशों को दिया गया है। इन्हीं डाटा में प्रेजेंट किया गया है कि भारत में वित्तीय समावेशन में, फाइनेंशियल इंक्लूजन में लगातार वृद्धि हो रही है। जहां 2015-16 में मात्र 53% लोगों के खाते खोले गए थे, 2019-20 का जो आंकड़ा प्रेजेंट किया गया है, 2019-20 के आंकड़े के अनुसार लगभग 79% लोगों के खाते बैंकों में खोले जा चुके हैं, बैंकों में खाते खोले जा चुके हैं। यहां पर एक क्वेश्चन फिर से, अभी जो वोमन महिलाओं के संबंध में, महिलाओं की रोजगार में भागीदारी के संबंध में क्वेश्चन पूछा भी गया अलग अलग राज्यों में, उन्हीं से संबंध में यह प्रश्न की बात की जाए तो एनएसएसओ जिसे अब डाटा तो एनएसओ के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, पर एनएसएसओ उसकी से एक संस्था है। एनएसओ के अनुसार बात की गई कि महिलाओं की रोजगार में भागीदारी 2017-18 में केवल 23% थी और जो वर्तमान में फिर से 2022-23 में इसकी संख्या में बढ़कर के 37% की भागीदारी हो गई है। पहले यह मात्र इनकी भागीदारी 23.3% थी। साथ ही साथ भारत में विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेन करेंसी रिजर्व की बात की जाए, एफएक्सआर की बात करते हैं, फॉरेन करेंसी रिजर्व की बात करते हैं
तो भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 2023-24 में 646.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो अभी पार कर गया है, 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया है। बात की गई कि अक्टूबर की बात की जाए, सितंबर अक्टूबर की डाटा की बात की गई, जिसमें 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर के डाटा को भारत ने पार कर दिया है। एक डाटा पूछा गया गरीबी के संबंध में, तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एमपीआई के डाटा आए हैं और अंतरिम बजट में यह बताया गया कि पिछले 10 वर्षों के दौरान भारत में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से बाहर आ गए हैं, गरीबी से इनको बाहर दिखाया गया है। बेरोजगारी की बात की जाए, एक संस्था है CMII और इस संस्था के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर जो है वह जनवरी 2024 में 6.8% से बढ़कर फरवरी 2024 में 8% हो गई है, यानी बेरोजगारी के दर में वृद्धि आई थी। हालांकि पिछले माह की बात की जाए कि सितंबर की बात की है, सितंबर में जो डाटा प्रेजेंट किए गए थे, सितंबर में यह बताया गया था कि बेरोजगारी की दर 6.8% से घट करके 6.7% के स्तर पर आ गई है। तो अलग अलग माह के स्तर पर जब डाटा की बात की जा रही है, तो सितंबर के जो डाटा दिए गए थे, सितंबर में जो डाटा दिए गए 2024 में, इसमें बताया गया कि बेरोजगारी की दर घट करके 6.7% हो गई है। हालांकि बेरोजगारी एक गंभीर समस्या के रूप में भारत में सामने आई है। जो इन बेरोजगारी के संबंध में आंकड़ों की बात करें कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की जो बात की जाए 2017 में इसे चालू किया गया था और इसका राष्ट्रीय प्रतिशत सर्वेक्षण कार्यालय एनएसएसओ ने इसके बारे में डाटा प्रेजेंट करने का कार्य किया था। इसी के अकॉर्डिंग अगर बात कर रहे हैं आप बेरोजगारी के मामले में कुछ डाटा की बात की जाए, तो भारत का कार्यबल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2022-23 में भारत में कार्यबल जो है वह 56.5 करोड़ कार्यबल था, जिसमें 45% से अधिक कार्यबल 45% से ज्यादा लोग जो हैं कार्य करने वाले जो लोग हैं वह कृषि क्षेत्र में कार्य कर रहे थे। साथ ही साथ उद्योग क्षेत्र में बात की जाए, उद्योग क्षेत्र में विनिर्माण क्षेत्र की बात करें 11.4% लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कार्य कर रहे हैं। यहां से विनिर्माण सेक्टर बड़ा ट्रेंडिंग सेक्टर है, इसलिए इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इसी के साथ साथ 13% लोग जो हैं वह निर्माण कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम कर रहे हैं और इसके बाद बात की जा रही है 28.9% लोग वह सेवा क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सेवा क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो सर्वाधिक जो कार्य करने वाले लोगों की बात की जाए वह कृषि क्षेत्र में 45% लोग, कृषि क्षेत्र में 45% लोग, फिर सेवा क्षेत्र में और देन उद्योग क्षेत्र में, उद्योग यानी विनिर्माण और निर्माण को मिला दिया जाए तो इसकी बात की गई है। यहाँ पर मुद्रास्फीति की बात की गई है और यहाँ पर 6.8% 2022-23 में 6.8% की बात की गई है कि यह मुद्रास्फीति की दर है। बेरोजगारी दर की बात की जाए, बेरोजगारी दर जो 2017-18 में 17.8% थी वह 2022-23 में बेरोजगारी की दर घट करके 10% होने के अनुमान की बात की गई है, 10% का अनुमान बात की गई। साथ ही साथ डायरेक्ट टैक्स जो है इसकी प्राप्ति में लगातार वृद्धि हो रही है, लगातार वृद्धि हो रही, 3 गुना डायरेक्ट टैक्स की प्राप्ति हो रही है लास्ट 10 ईयर में 3 गुना डायरेक्ट टैक्स की प्राप्ति लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ अन्य तथ्य की बात की जाए, मुद्रास्फीति की दरों की बात की जाए 2023 जुलाई 2023 में 7.44% पर पहुंच गई। और साथ ही साथ आईएमएफ की बात करें, आईएमएफ की बात करें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आईएमएफ के डाटा की बात की गई है तो आईएमएफ के डाटा के अनुसार 2023-24 में भारत की ग्रोथ रेट 6.3%, 2023-24 में भारत की ग्रोथ रेट 6.3% रहने का अनुमान आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बताया था। बात की जाए कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की जाए, बजट में भारत के कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत व्यय की बात की गई है। पूंजीगत व्यय यानी जिनसे परिसंपत्तियों का निर्माण होता है, प्रॉफिट होती है, इसमें 11.1% की वृद्धि की घोषणा की गई है। तो पूछा जाएगा पूंजीगत व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि की घोषणा की गई, तो 11.1% की घोषणा की गई है। और
2023 में जो विदेश व्यापार नीति जारी की गई है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। 2023 में जो विदेश व्यापार नीति जारी की गई, इसके अनुसार 2030 तक भारत का जो कुल निर्यात है वह $2 ट्रिलियन तक पहुंचाने की उम्मीद की गई कि $2 ट्रिलियन तक हम इसके निर्यात को पहुंचाएंगे। साथ ही साथ 2023 में भारत 41% की भागीदारी के साथ विश्व का सबसे बड़ा बाजरा उत्पादक देश बन गया है। बाजरा उत्पादन के मामले में, यानी ये कुछ क्वेश्चन जो ट्रेंडिंग में थे उनके बारे में बात की जा रही है। साथ ही साथ अब बजट के बारे में बात करते हैं। 2024-25 का जो अंतरिम बजट था उसमें कुछ आंकड़े दिए गए हैं कि 3.8 लाख करोड़ रुपए जो प्राप्तियां हैं और व्यय जो है 47.66 लाख करोड़ रुपए का अनुमान रखा गया था। यहां पर कारपोरेट आयकर दर 30% से घटाकर के 22% तक कर दी गई थी, इसके बारे में डाटा दिया गया। साथ ही साथ 2013-14 में 2.2 लाख तक की आयकर मुक्त थी, वही वर्तमान में यह 7 लाख तक की आय जो है वह कर मुक्त रखने की बात की गई है। कुछ बातें बजट 2024-25 की बात कर लेते हैं। बजट 2024-25 के बारे में अगर बात की जाए तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है बार बार वह राजकोषीय घाटा का। तो राजकोषीय घाटे की अगर बात की जाए तो राजकोषीय घाटा यानी टोटल जो मार्केट बोरोविंग, बाजार उधार लेते हैं आप, उधारी के माध्यम से देश को चलाने का प्रयास करते हैं, तो राजकोषीय घाटा जिसे फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, फिस्कल डेफिसिट 5.1%, 5.1% रहने का अनुमान रखा गया है कि यह बजट के अनुसार 5.1% की बात की गई है। 5 राज्यों की बात की गई है बजट में। 5 राज्य पूर्व क्षेत्र के हैं, जिसमें से बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। इनके विकास के लिए एक पूर्वोदय योजना की बात की गई है। साथ ही साथ जो बजट 2024-25 की बात की गई, इसमें थीम रखा गया जिसमें 4 वर्गों, खासकर के गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता, यही पूछा गया है कि गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता, इनके विकास पर बेसिक फोकस, 4 जो फोकस सेक्टर हैं, गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता, इन पर फोकस करने को ध्यान दिया गया है। साथ ही साथ बजट की 9 प्राथमिकताएं, विकसित भारत के अंतर्गत 9 प्राथमिकताएं दर्ज की गई हैं। अभी अभी रिसेंट में ही क्वेश्चन पूछा गया है कि ये 9 प्राथमिकताओं में से कौन सी प्राथमिकता नहीं है। तो ये 9 प्राथमिकता बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहली बात की गई है प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, और इस पे के क्षेत्र में लचीलापन रखना है। तो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। उत्पादकता में पहली बात की गई कि उत्पादकता, कृषि में उत्पादकता और लचीलापन को के बारे में बात की गई। दूसरा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात की गई, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और साथ साथ कौशल की, रोजगार व कौशल की बात की गई, रोजगार के साथ साथ कौशल के बारे में बात की गई। तीसरा, थर्ड जो बात की गई है वह समावेशी मानव संसाधन विकास और साथ साथ में सामाजिक न्याय की अवधारणा को ध्यान में रखा गया है। तो तीसरी जो बात की गई है मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय। चौथा जो बात की गई विनिर्माण और सेवाओं के क्षेत्र में बढ़ोतरी की बात की गई। पांचवा जो बात की गई विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की बढ़ोतरी के साथ साथ शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, आधारभूत संरचना, नवाचार, अनुसंधान और विकास और अगली पीढ़ी के सुधारों के रूप में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म के बारे में बात की। या ये टोटल 9 चीजें दी गई हैं। इन्हीं में से एक ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन सा नहीं है, या इन्हीं में से ऑप्शन देगा कौन से इसमें से है। तो बार बार ये जो क्वेश्चन बन रहा है ये 9 प्राथमिकताओं से लगातार क्वेश्चन बनने की बात की गई है। वित्तीय समावेशन का डाटा, वित्तीय समावेशन यानी कितने लोग बैंकिंग और वित्तीय गतिविधियों से, यानी डायरेक्ट औपचारिक रूप से, यानी जो संस्थाएं, जो सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थाएं हैं, वित्तीय सुविधाओं के लिए या वित्तीय आवश्यकताओं के लिए कौन से लोग हैं बैंक और बीमा गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। तो बात की गई है कि वित्तीय समावेशन जो डाटा है इसके अनुसार भारत पिछले 10 वर्षों में वित्तीय समावेशन प्राप्त करने में बहुत ज्यादा, यानी उल्लेखनीय प्रगति को प्राप्त करने के साथ साथ आगे बढ़ा है। 2021 की बात करिए तो लगभग 77% लोग जो वयस्क हैं उनका खाता बैंकों में हो चुका है। और इसी के संबंध में यह डाटा दिया गया है कि लगभग 78% अकाउंट जो है वह 78% लोगों का अकाउंट 2021 में हो चुका है। यानी इतने लोग जो है वह एटीएम से जुड़ चुके हैं। यानी पॉपुलेशन में इन लोगों के बारे में बताया गया है कि ये ब्रांचेस की संख्या और इतने लोगों की बात की गई है। अब
थोड़ी सी बात करते हैं हम इकोनॉमिक सर्वे के बारे में, आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में। आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में जब बात करते हैं तो आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित कुछ पहलुओं को, आर्थिक सर्वेक्षण के एक स्नैपशॉट की बात करें, स्नैपशॉट की बात करें, अगर ओवरव्यू की बात करें 2023-24 का आर्थिक सर्वेक्षण, अगर क्वेश्चन पूछे जाएं तो लगभग इसी डायग्राम से, फ्लो चार्ट से क्वेश्चन मैक्सिमम पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले मैं अगर बात करूं, अगर जीडीपी ग्रोथ रेट के डाटा पूछे जाते हैं, जीडीपी ग्रोथ रेट के डाटा पूछे जाते हैं, एमपी का ट्रेंड देख रहा है कि वह पिछले वर्षों का भी जीडीपी ग्रोथ रेट का डाटा आपसे पूछ लेता है। इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 का दिया गया, इकोनॉमिक सर्वे जो 2023-24 का दिया गया, इस इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 में जीडीपी की जो ग्रोथ रेट एक स्थिर कीमतों पर दिया गया है, स्थिर कीमतों पर, कांस्टेंट प्राइस, स्थिर कीमत पर बताया गया कि 2020-21 में यह -5.8 कोविड के कारण यह गिरावट पर था। 21-22 में 9.7% की ग्रोथ रेट, 22-23 में 7% की ग्रोथ रेट, 23-24 में 8.2% की ग्रोथ रेट और 24-25 में अनुमान यह है कि 6.5% से 7% की ग्रोथ रेट का अनुमान रखा गया है। साथ ही साथ आपके इकोनॉमिक सर्वे के डाटा में जीडीपी ग्रोथ रेट का डाटा के बाद, जीडीपी ग्रोथ रेट के डाटा के बाद फिस्कल डेफिसिट दिया गया है। फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटे के बारे में बात की गई है, राजकोषीय घाटा प्रेजेंट किया गया है, राजकोषीय घाटा। और राजकोषीय घाटे के डाटा में दिखाया गया कि 2023-24 में जो राजकोषीय घाटा रहा है वह 5.6% रहा है। और अगर ट्रेंड देखेंगे तो राजकोषीय घाटे की दर में लगातार गिरावट आती जा रही है। 2020-21 में 9.2% था, फिर 2021-22 में 6.7% था, 2022-23 में 6.4% था और 2023-24 में यह 5.6% का डाटा प्रेजेंट किया गया है। यानी यह एक कथन और कूट में ऑप्शन हो सकता है, कथन में दिया सकता है कि भारत के राजकोषीय घाटे में लगातार पिछले वर्षों में गिरावट आ रही है, पिछले वर्षों में लगातार गिरावट आ रही है। अभी हमने डाटा पढ़ा कि भारत का विदेशी मुद्रा जो भंडार है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2020-21 में 570 यूएस बिलियन डॉलर था। 2021-22 में फिर से वृद्धि हुई, 607 यूएस बिलियन डॉलर हुआ। 2022-23 में थोड़ी सी कमी देखी गई और 578 यूएस बिलियन डॉलर हुआ। 2023-24 में यह 646 और अभी सितंबर-अक्टूबर 2024 की डाटा की बात करते हैं तो यह 700 यूएस बिलियन डॉलर, 700 से भी पार कर गया है, 700 यूएस बिलियन डॉलर को पार कर गया है। और ऐसा करने वाला भारत विश्व का चौथा बड़ा देश हो गया है। साथ ही साथ खाद्यान्न उत्पादन के बारे में आंकड़े जब प्रेजेंट करने की बात की गई है कि भारत का खाद्यान्न जो उत्पादन है, खाद्यान्न उत्पादन में मोटे अनाजों की बात करें तो थोड़ा से मोटे अनाजों के साथ साथ मोटे अनाजों में मतलब वृद्धि है। दालों के मामले में थोड़े से उत्पादन में कमी के कारण, दालों के लिए उपयुक्त मौसम ना होने के कारण इस साल थोड़ा सा प्रोडक्शन पिछले साल की अपेक्षा अनुमानित कम रहा। नहीं, 2020-21 की बात की जाए 310 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन के आंकड़े थे। 2021-22 में 315, यानी इससे वृद्धि हुई, 315 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन हुआ। 2022-23 में 329 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन, जबकि 23-24 में थोड़े से डाटा में कमी आई और 328.9 यानी लगभग 329 ही है, पर पिछले की अपेक्षा 0.10 की क्या रही है, कमी रही है, 0.9% के लगभग कम रहा है। और यानी पिछले से डाटा जो रहा है थोड़े से कम हो रहे हैं। यानी फूड ग्रेन प्रोडक्शन में इस साल दालों के उत्पादन में थोड़ी सी कमी आई है और दालों के उत्पादन में कमी के कारण यह देखा गया है कि यहाँ जो खाद्यान्न प्रोडक्शन है उसमें थोड़ी सी कमी प्रदर्शित हुई है। अब बात करते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों की बात की जाती है, विभिन्न क्षेत्रों की वृद्धि दर के बारे में बात की गई है। विभिन्न क्षेत्रों की वृद्धि दर से क्वेश्चन पूछा जाता है और सबसे पहले आगे वैसे करेंगे, डिस्कस करेंगे पूरे, जब आपका रिसेंट ट्रेंड की बात कर रहे हैं उसमें डिस्कस करेंगे। पर सबसे पहले कृषि क्षेत्र की जो वृद्धि दर की बारे में बात की गई है, फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन का तो हमने देख लिया। वृद्धि दर में इकोनॉमिक सर्वे में डाटा गवर्नमेंट ने दिया है कि 2023-24 में
कृषि क्षेत्र में जो वृद्धि दर है वह 1.4% रहने की बात की, कि 1.4% वृद्धि दर कृषि क्षेत्र में रहने की बात की गई। साथ ही साथ इसके बाद उद्योग क्षेत्र की बात करते हैं, इंडस्ट्री सेक्टर की। तो इंडस्ट्री क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र में जो वृद्धि दर है, उद्योग क्षेत्र की जो वृद्धि दर की बात करते हैं, इसमें अभूतपूर्व आपको ग्रोथ दिखाई देने की बात की गई है। यानी कोविड टाइम पीरियड के बाद, जैसे कोविड के बाद रिवाइव हुआ तो सारे इंडस्ट्री सेक्टर खुले और इंडस्ट्री सेक्टर में तेज ग्रोथ देखने को मिली। यानी 2020-21 में देखिए -0.4% की ग्रोथ रेट रही। 2021-22 में जैसे ही कोविड खत्म हुआ और कोविड के बाद सारी इंडस्ट्रीज खुली तो 12.2% की ग्रोथ रेट देखी गई। 2022-23 में या 2.1% की ग्रोथ रेट रही, यानी कम रही। जबकि 2023-24 के आंकड़ों को फिर से दिखाया गया है कि 9.5%, यानी इस वर्ष सर्वाधिक। इवन सर्विस, सेवा क्षेत्र, अगला जो करेंगे सेवा क्षेत्र की बात करेंगे, सेवा क्षेत्र से भी ज्यादा ग्रोथ रेट के डाटा यहां प्रेजेंट किए गए हैं और सेवा क्षेत्र से भी ज्यादा ग्रोथ रेट 9.5% की ग्रोथ रेट रही है इस 2023-24 के साल में। अगली बात की जाती है सेवा क्षेत्र के बारे में, बात करते हैं सर्विस सेक्टर के बारे में, जहां सर्विस सेक्टर की ग्रोथ रेट 9%, 10% के आसपास रह रही थी। 2023-24 में उद्योग क्षेत्र की अपेक्षा इसकी ग्रोथ रेट कम रही है। कोविड टाइम पीरियड में 2020-21 के टाइम पीरियड में -8.4%, यानी नकारात्मक वृद्धि देखी गई 2020-21 में। पुनः 2021-22 की बात करें तो 9.2% की ग्रोथ रेट, 2022-23 में 10% की ग्रोथ रेट, और इस 23-24 के डाटा जो आए इकोनॉमिक सर्वे के, उस डाटा के अकॉर्डिंग 7.6% की ग्रोथ रेट प्रेजेंट की गई। यानी 1.4% की कृषि क्षेत्र की, 1.4% की कृषि क्षेत्र की, यहाँ 9.5% की उद्योग क्षेत्र की, और साथ ही साथ जो सेवा क्षेत्र की रही वह 7.6% की, जिसमें से सर्वाधिक जो ग्रोथ रेट 9.5% की वह उद्योग क्षेत्र में प्रदर्शित हुई। यानी उद्योग क्षेत्र से संबंधित लगभग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब इकोनॉमिक सर्वे की अलग से बात कर लेते हैं। 2023-24 के आंकड़े में बात की गई है कि वास्तविक जीडीपी 8.2% की गति से बढ़ी। पहली 3 तिमाही 2023-24 की बात की जाए जिसमें 8% से ज्यादा की ग्रोथ रेट रही, पर वास्तविकता में 2023-24 की जब डाटा के आंकड़े की बात की गई कि 2023-24 के आंकड़े जो फाइनली प्रेजेंट किए गए, फाइनली जो आंकड़े 2023-24 के आंकड़े जीडीपी की ग्रोथ रेट के प्रेजेंट किए गए, उसमें लास्ट 2023-24 में 8.2% की वृद्धि रही। यानी फाइनल डाटा में 8.2% की वृद्धि के आंकड़े प्रेजेंट किए गए, और अगले साल 6.5 से 7% के बीच ग्रोथ रेट रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी का जो वृद्धि दर है 6.5 से 7% के बीच में रहने का अनुमान है। ये पहले ही आपके साथ डिस्कस कर लिया है मैंने। आगे चलते हैं। अगर जीवीए के अकॉर्डिंग डाटा पूछे जाते हैं, वित्त वर्ष 2023-24 की बात की गई कि वित्त वर्ष 2023-24 में जब ग्रॉस वैल्यू एडेड में 7.2% की वृद्धि के आंकड़े प्रेजेंट किए गए, और यह स्थिर कीमतों पर डाटा देखे गए। स्थिर कीमत पर 7.2% की वृद्धि का आंकड़ा प्रेजेंट किया गया वित्त वर्ष 2023-24 में। साथ ही साथ जो रिटेल मुद्रास्फीति थी, इन्फ्लेशन, रिटेल मुद्रास्फीति की बात करें कि 6.7% से यह बढ़ करके से घट करके से कम होकर के 5.4% मुद्रास्फीति रह गई थी। साथ ही साथ जो स्थिर पूंजी है, स्थिर पूंजी निर्माण की बात की जाए कि वास्तविक रूप से इसमें 9% की पूंजी निर्माण की दर में 9% की दर से वृद्धि के आंकड़े इस इकोनॉमिक सर्वे में प्रेजेंट किए गए। साथ ही साथ अगला जो बोल्ड में आपको डाटा दिया गया है, यानी एक्सपोर्ट के डाटा दिए गए हैं, भारत के निर्यात के डाटा दिए गए हैं, और एक्सपोर्ट के जो डाटा दिए गए हैं उस एक्सपोर्ट के डाटा में भारत की विश्व में हिस्सेदारी जो है, पूरे विश्व के निर्यात में जो वैश्विक वस्तुओं की
निर्यात की हिस्सेदारी की अगर बात करें तो इस पे भारत की हिस्सेदारी 3.2% की है। साथ ही साथ महिला श्रम बल की भागीदारी 37% और स्थिर कीमतों पर कृषि क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में 4.18, यहां पर एक डाटा याद रखिएगा, पिछले वर्ष की बात नहीं की गई, पिछले 5 वर्ष का डाटा दिया गया। पिछले 5 वर्षों के डाटा की बात की गई कि पिछले 5 वर्षों में भारत की जो कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर है, कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर है वह रही है, उसमें वृद्धि आपने देखी है कितनी, उसमें वृद्धि आपने देखी है कि 4.18% की वृद्धि दर आपने इस पे प्रेजेंट की है कि 4.18% की वृद्धि दर इसमें परिलक्षित हुई है। अगला जो थोड़ा सा टॉपिक की बात करते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियां, न्यू ट्रेंड्स जो रहे, आपका सिलेबस पे एक टॉपिक दिया हुआ है जिसपे थोड़े से क्वेश्चन डाटा चेंज हुए हैं, जिसमें डाटा चेंज हुए हैं और इन्हीं डाटा चेंज हुए, इन डाटा चेंज के बारे में आपके लगातार ये क्वेरी रही है कि क्या करें, एग्रीकल्चर क्षेत्र को कैसे कवर करें। तो जनरली एग्रीकल्चर की बात करें कि एगर और कल्चर यानी मृदा में किसी भी रूप में परिवर्तन करते हुए कोई भी यानी ऐसी एक्टिविटी करना जिससे कि फसल में उत्पादन हो जाए, तो इसे आपने कृषि के रूप में जाना है। और एक एक करके जो आंकड़े बदले हैं वो डाटा जो परिवर्तन हुए हैं उन डाटा परिवर्तन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपने पहला डाटा जो एग्रीकल्चर क्षेत्र से बेसिक डाटा था, एग्रीकल्चर क्षेत्र से बेसिक डाटा की बात की जाए कि चालू मूल्यों पर कृषि की हिस्सेदारी जो 2023-24 में वह 17.7%, पहला डाटा ये आपके साथ डिस्कस कर लिया है। इकोनॉमिक सर्वे में साथ ही साथ दिया है कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 18.2% की हिस्सेदारी है। दो डाटा, जीवीए में 17.7% की और जीडीपी में 18.2% की हिस्सेदारी है। यहां पर जो ग्रोथ रेट 2023-24 में दिखाया गया है 1.4% की ग्रोथ रेट प्रेजेंट की गई। अभी डिस्कस किया था कि वृद्धि दर जो दी गई है कृषि क्षेत्र में, वृद्धि दर जो दी गई है वह 1.4% की वृद्धि दर दी गई है। तो तीन डाटा जो एग्रीकल्चर सेक्टर से आपसे हैं, एग्रीकल्चर क्षेत्र से जो तीन डाटा, जीवीए में 17.7% की, जीडीपी में 18.2% की और वृद्धि दर जो है वह 1.4% की हिस्सेदारी यहां पर दिखाई गई है, यानी 1.4% की। और अभी यह देखा गया कि जो पिछले वर्ष जो ये कमी रही वह अल नीनो और खराब मौसम यानी विपरीत मौसम परिस्थितियों के कारण ऐसी स्थिति देखने को यहां पर मिली है। अभी डाटा पिछले 5 वर्षों का दिया था जिसमें 4.18% की वृद्धि दर रही। लगभग यहां पर भारत के कृषि क्षेत्र में 42.3% आबादी को आजीविका प्रदान करता है। आजीविका प्रदान करने का माध्यम जो है वह कृषि है। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए, 2011 की जनगणना के अनुसार देखा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार 49% लोगों को बताया गया कि वह कृषि से संबंधित है। वर्तमान में बात की गई कि 42.3% लोगों को आजीविका प्रदान करने का कार्य कहते हैं। और साथ ही साथ भारत का जितना भी फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन होता है, भारत का जितना भी फूड ग्रेन का प्रोडक्शन होता है, इसमें 7% भारत क्या कर देता है, निर्यात कर देता है। भारत 7% का एक्सपोर्ट कर देता है, भारत के द्वारा 7% का निर्यात कर दिया जाता है। उत्पादन के मामले में बात करें, उत्पादन के मामले में अभी आपसे डाटा डिस्कस किया था उस फ्लो चार्ट डायग्राम प्रेजेंटेशन में कि भारत का जो उत्पादन है 2023-24 में 328.9 यानी लगभग 329 मिलियन टन रहने के अनुमान की बात की है, जो पिछले साल 329.7 मिलियन टन की बात की गई थी। इन टोटल प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, कुल उत्पादन में गेहूं और चावल का जो योगदान है, गेहूं और चावल का योगदान जो है वह इन सारे प्रोडक्ट्स में 78% का रहा। हो सकता है कथन के रूप में आपसे ये क्वेश्चन पूछ सके, कथन के रूप में आपसे ये क्वेश्चन पूछ सके। इसी के साथ साथ कुछ डाटा, बेसिक डाटा है। बेसिक डाटा की बात करें, जैसे गेहूं उत्पादक सबसे बड़े राज्यों की बात करें तो फर्स्ट सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश, सेकंड रैंक पर आपका मध्य प्रदेश है और तीसरे स्थान पर पंजाब है। यानी गेहूं उत्पादन के मामले में फर्स्ट रैंक पर उत्तर प्रदेश, सेकंड रैंक पर मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पर पंजाब है। यहीं पर अगर 23-24 के आर्थिक समीक्षा 2023-24 की बात की जाए तो इसमें जो आंकड़े प्रेजेंट किए गए, मक्का उत्पादन राज्य में फर्स्ट जो है वह कर्नाटक है, सेकंड बिहार है और यहां पर आपका जो स्टेट है मध्य प्रदेश,
इस पे मध्य प्रदेश का जो रैंकिंग है वह थर्ड रैंकिंग है। एक डाटा की अलग से सीट जैसा कि आपको अवेलेबल हो जाएगी, जिसमें चावल के बारे में थोड़ा सा एक देखिएगा, राइस के बारे में बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला है। जनरली आप हर बार देखते थे कि पश्चिम बंगाल राइस के प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक पर है। इस बार राइस के प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो राइस के प्रोडक्शन में तेलंगाना फर्स्ट रैंक पर आ गया है, सेकंड रैंक पर यूपी आ गया और थर्ड रैंक पर पश्चिम बंगाल है। तो यहां पर डाटा में थोड़ा चेंज होगा और डाटा में थोड़ा सा डिस्प्यूट्स बहुत सारे लोगों के बीच में होगा। अगला जूट उत्पादन के मामले की अगर बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल, जूट उत्पादन हमेशा से वेस्ट बंगाल की बात करिए, पश्चिम बंगाल का जो एरिया है वेस्ट बंगाल में सर्वाधिक होता है, देन बिहार और फिर असम और आंध्र प्रदेश और ओडिशा। कपास उत्पादन की बात की जाए तो कपास पे ऑलरेडी मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। कपास उत्पादन के मामले में गुजरात फर्स्ट रैंक पर रहा है, साथ ही साथ दूसरे और तीसरे की बात करें तो महाराष्ट्र और तेलंगाना दूसरे और तीसरे स्थान पर है। बात की जाए कि सूरजमुखी सनफ्लावर की बात करें तो सनफ्लावर के भी उत्पादन में कर्नाटक के बाद हरियाणा और उड़ीसा प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। कर्नाटक के बाद हरियाणा और उड़ीसा प्रमुख राज्य हैं। इस बार का जो डाटा दिया गया है 2023 का, जैसे पिछली बार जो तो महाराष्ट्र सोयाबीन के प्रोडक्शन में आगे था, इस बार का जो प्रोडक्शन की बात की जाए तो मध्य प्रदेश फिर से सोया स्टेट के नाम से हो गया और सर्वाधिक उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश का प्रथम रैंक हो गया, सेकंड रैंक पर अब महाराष्ट्र आ गया है। और ये दोनों मिलाकर के लगभग 80% के आसपास प्रोडक्शन सोयाबीन का जो प्रोडक्शन है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ही करते हैं। और थर्ड रैंक पर हो सकता है फर्स्ट और सेकंड याद है तो तीसरा पूछ सकता है, तो तीसरे स्थान की बात करें तो तीसरा स्थान जो है वह राजस्थान है। फिर से अगर सरसों के प्रोडक्शन की बात करें, सरसों उत्पादन की अगर बात कीजिए तो सरसों के उत्पादन की बात करें तो राजस्थान जो है वह फर्स्ट रैंक पर है। राजस्थान जो है वो सरसों के उत्पादन में फर्स्ट रैंक पर है। एमपी की अगर बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे जो इंडिया का है इसके हिसाब से मध्य प्रदेश का स्थान इसमें तीसरा, मध्य प्रदेश सरसों उत्पादन में तीसरा स्थान रखता है। मूंगफली से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मूंगफली का जो उत्पादक राज्य है वह गुजरात प्रमुख उत्पादक राज्य है और यहां पर फिर से थर्ड रैंक है वह मध्य प्रदेश की। अरहर या तुअर की बात करें तो अरहर के उत्पादन में पहले स्थान पर कर्नाटक, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। मध्य प्रदेश में भी होता है पर मध्य प्रदेश अरहर या तुअर के मामले में यहां पर रैंकिंग नहीं है। यहां पर कर्नाटक जो है वह फर्स्ट रैंक पर आया है। चना उत्पादन की बात की जाए कि चना उत्पादक राज्यों की बात की जाए तो चना उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, साथ ही साथ दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर राजस्थान है। दालों के ओवरऑल जितनी भी दालें हैं सभी दालों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का फर्स्ट रैंक है और महाराष्ट्र का दूसरा और साथ ही साथ राजस्थान का तीसरा स्थान दिया गया है। तो यहां पर फिर से इंपॉर्टेंट हो जाता है मध्य प्रदेश का, इसमें फर्स्ट रैंक, दालों के कुल मामले में मध्य प्रदेश का फर्स्ट रैंक है। मोटे अनाज की बात करें तो मोटे अनाज में सर्वाधिक उत्पादन होता है मोटे अनाजों का, वह राजस्थान फर्स्ट रैंक पर है, कर्नाटक सेकंड रैंक पर और यहां से फिर से थर्ड रैंक की बात करें, थर्ड रैंक जो है मोटे अनाजों के मामले में मध्य प्रदेश की। गन्ना के मामले में उत्तर प्रदेश फर्स्ट रैंक पर है, महाराष्ट्र सेकंड रैंक पर और कर्नाटक थर्ड रैंक पर दी गई है। चाय उत्पादक राज्यों के डाटा की बात की जा रही है। चाय जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वह असम में, देन पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग वाला क्षेत्र और फिर तमिलनाडु क्षेत्र में, यानी नीचे साउथ इंडिया में भी तमिलनाडु वाले क्षेत्र में भी बड़ी मात्रा में चाय का उत्पादन किया जाता है। साथ ही साथ आगे जब इस कृषि के संबंध में कुछ डाटा की बात की गई है, कृषि के संबंध में कुछ डाटा प्रेजेंट किए गए हैं कि जैविक कृषि भारत में 44 लाख जैविक किसान हैं, जो जिनकी संख्या विश्व में सर्वाधिक है, लगभग 59 लाख हेक्टेयर का क्षेत्र जो भारत में जैविक कृषि के अंतर्गत आता है। भारत में इनको बढ़ावा देने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना, जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन जैसी चीजों को बढ़ावा दी गई, यानी भारत में जैविक कृषि को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही साथ फसल कटाई प्रबंधन के लिए कृषि अवसंरचना निधि की वित्तीय पोषण की सुविधा 2020-21 से 2032-33 तक के लिए उपलब्ध कराया गया है। साथ ही साथ फसल के संबंध में बीमा की सुविधा प्रदान करने की बात की जाए कि दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना के रूप में फसल बीमा योजना प्रारंभ की गई और प्रीमियम के मामले में यह विश्व की तीसरी बड़ी योजना है, तीसरी बड़ी योजना के रूप में इसे जाना गया है। आगे कुछ डाटा और जो 2014-15 में बागवानी के विकास के लिए MIDH
अगर बात करें हरित क्रांति के अंतर्गत 11 उपयोजनाओं की बात की जाए तो 11 उपयोजनाओं के अंतर्गत MIDH की बात की गई कि बागवानी को बढ़ावा देने के लिए इसे प्रारंभ किया गया। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मनाया गया। साथ ही साथ भारत में 1000 से ज्यादा 1000 से ज्यादा एग्री टेक स्टार्टअप है, यानी कृषि के क्षेत्र में जो कार्य करने वाले स्टार्टअप की बात की जाए तो उनकी संख्या है। साथ ही साथ रिसेंट ट्रेंड की अगर बात करें, वर्तमान प्रवृत्तियों की बात करें तो भारत में स्मार्ट तरीके से भी खेती होने लगी है। इवन ड्रोन, नमो ड्रोन दीदी योजना, नमो ड्रोन दीदी योजना करके यानी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ड्रोन का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे ड्रोन के माध्यम से कृषि हो सकती है। और ऐसे ही आपने मृदा स्वास्थ्य परीक्षण योजना देखा होगा। साथ ही साथ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऐसी बहुत सारी चीजों का प्रयोग करके कृषि के क्षेत्र को बढ़ावा देने और विविधीकरण का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ हम इसके उप क्षेत्रों की बात करते हैं, कृषि से संबंधित उप क्षेत्रों की अगर बात करते हैं तो कृषि से संबंधित उप क्षेत्रों में पशुपालन और डेयरी क्षेत्र की अगर बात की जाए तो दुनिया में दुग्ध उत्पादन के मामले में भारत पहले स्थान पर है। हालांकि अभी डाटा देखे गए हैं, थोड़े से कल परसों के न्यूज़पेपर में ऐसा देखा गया कि दुग्ध उत्पादन के डाटा थोड़े से कम होते जा रहे हैं। अगर भारत में बात की जाए कि लगभग 8 करोड़ लोग जो हैं डायरेक्ट डेयरी क्षेत्र से संबंधित हैं। डेयरी क्षेत्र सीधे 8 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करने की बात कर रहा है। और अगर पशुपालन क्षेत्र की बात करें तो लगभग 7.3% की दर से पिछले 8-9 वर्षों की बात की जाए 7.3% की दर से वार्षिक वृद्धि दर से यह लगातार आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। इसमें ग्रोथ के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। जो ये पशुपालन क्षेत्र है, टोटल जो एग्रीकल्चर क्षेत्र की बात करें, टोटल एग्रीकल्चर क्षेत्र में जो पशुधन क्षेत्र का योगदान है वह पहले 25% के आसपास था। जो वर्तमान में पशुपालन क्षेत्र का योगदान पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर में लगातार बढ़ता जा रहा है और लगभग 30.38% का पशुपालन क्षेत्र का योगदान इसमें वृद्धि हो गया। टोटल जो जीवीए की बात की जाए, टोटल जो जीवीए है उसमें 4.6% का योगदान 4.6% का योगदान इस पशुधन क्षेत्र यानी पशुपालन क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। जैसे इस पशुपालन क्षेत्र की बात करें, दूध, अंडे और मांस, दूध उपलब्धता, मांस उपलब्धता और अंडे की उपलब्धता में इस क्षेत्र ने, पशुपालन क्षेत्र ने उल्लेखनीय प्रगति करने का कार्य किया है। अगर FAO स्टैट की बात करें, इसके आंकड़ों के अनुसार भारत विश्व में अंडा उत्पादन में तीसरे स्थान पर और मांस उत्पादन में 8वें स्थान पर है। बड़ा मीट प्रोडक्शन कंट्रीज के रूप में जाना जाता है। शीर्ष भारत में अंडा उत्पादक राज्यों की अगर बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक अंडे का उत्पादन किया जाता है। यह आंकड़ों के अनुसार प्रेजेंट किया गया है। साथ ही साथ मत्स्य पालन की बात करें, मछली पालन के क्षेत्र में बात करें, भारत में मछली पालन में लगातार वृद्धि हो रही है। मछली पालन यानी मछली उत्पादन में एक सनराइज सेक्टर यानी ऐसा क्षेत्र जो बहुत तेज गति से आगे की ओर बढ़ रहा है। तो मछली पालन क्षेत्र की बात कीजिए तो भारत में मछली पालन क्षेत्र सनराइज सेक्टर के रूप में उभरते हुए क्षेत्र के रूप में आ रहा है। भारत का मछली पालन क्षेत्र जो है वह कृषि जीवीए, टोटल एग्रीकल्चर के जो जीवीए की बात करें इसमें 6.72% का योगदान मत्स्य पालन क्षेत्र का हो रहा है। लगभग 30 मिलियन लोगों को भारत में रोजगार प्रदान करने का, रोजगार और भोजन, जिन क्षेत्रों में सब्जी उत्पादन या अन्य चीजों के कोई साधन नहीं हो, मछलियों के माध्यम से मछलियों का विक्रय और मछलियों को भोजन लेकर के और अपने जीवन यापन को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। और इसी में डाटा बताया गया कि 2022-23 में 17.54 मिलियन टन का रिकॉर्ड मछलियों का उत्पादन हुआ है, जो वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर रहा और टोटल वैश्विक उत्पादन का 8% इस क्षेत्र में रहा है। और इसी के अंतर्गत मछलियों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को एक व्यापक कार्यक्रम को चालू किया गया था। और इसी के अंतर्गत एक जलीय कृषि अवसंरचना विकास, मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष की शुरुआत 2018-19 में लगभग 8 करोड़ 7.5 करोड़ के लागत के साथ की गई थी। इसके साथ साथ अगर आप, यह एक्चुअल में आता तो सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत है, पर खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र कृषि से ही संबद्ध रहा है। और जब बात की जाए कि दूध का, फलों का, सब्जियों का, चीन के बाद भारत दूसरा बड़ा उत्पादक देशों के अंतर्गत टोटल ओवरऑल की बात की जाए तो आजकल पैकेट बंद सामान आपने देखे होंगे। पैकेट बंद सामान ऐसे बहुत सारे आते हैं जिन पैकेट बंद सामानों के उत्पादन में भारत बहुत तेज गति से प्रगति कर रहा है। और यह
साथ ही साथ योगदान करता है कि फसल खराब ना हो, किसानों को ज्यादा मूल्य प्राप्त हो पाए, लाइफ लाइन बढ़ा पाए और उन क्षेत्रों में उपलब्धता सुनिश्चित हो पाए जहां तक खाद्यान्न की उपलब्धता संभव नहीं हो पाती है। तो बात की जा रही है कि खाद्य प्रसंस्करण जो क्षेत्र है वह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक बहुत बड़ा योगदान करता है। लगभग टोटल जो संगठित क्षेत्र का रोजगार है उसमें लगभग 12% का योगदान इस खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के द्वारा किया जा रहा है। जो टोटल खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के निर्यात की बात करें, इसके निर्यात में भी लगातार वृद्धि होती जा रही है और यह लगभग 23.4% तक 23.4% तक इसकी वृद्धि हो चुकी है। अगला उद्योग क्षेत्र की बात करते हैं। अगर तो उद्योग क्षेत्र की बात की जाए कि जब रॉ मटेरियल्स को लेकर के उसके रूप को परिवर्तन करके निर्माण, विनिर्माण या प्रसंस्करण कर दिया जाए या रूप परिवर्तन किया दिया जाए, उत्पादन किया जाए, प्रक्रिया किया जाए, निर्माण किया जाए, तो वस्तुओं के रूप परिवर्तन करके यानी कारखानों, फैक्ट्रियों या इनके माध्यम से अगर उत्पादन किया जाता है तो ये उद्योग क्षेत्र से संबंधित है। सामान्यतः इसे उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर से संबंधित किया गया। और जब सेकेंडरी सेक्टर की बात की जाती है तो सेकेंडरी सेक्टर में गतिविधियों के अंतर्गत यहां विद्युत, गैस और जल आपूर्ति की भी बात की गई है। भारत में उद्योग क्षेत्र में सुधार के लिए, उद्योग क्षेत्र में वृद्धि के लिए या नए ट्रेंड को अपनाने के लिए 1948, 1956, 1970, 1980, 1991 में नई औद्योगिक नीतियां, अलग अलग टाइम पर औद्योगिक नीतियां लाई गई। और इसी में यहां पर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्वितीय औद्योगिक नीति जब लाई गई थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना के टाइम पर औद्योगिक नीति लाई गई, सेकंड 5 ईयर प्लान दूसरी पंचवर्षीय योजना के टाइम पर औद्योगिक नीति 1956 में लाई गई। और इसे दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है वह महालनोबिस, नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जहां पर औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने की बात की गई थी। 1991 में आर्थिक संकटों के संबंध में, भारत में आए आर्थिक संकटों के संबंध में आर्थिक सुधारों के अंतर्गत औद्योगिक गतिविधियों में सुधार के लिए नई औद्योगिक नीति को प्रारंभ किया गया, जहां से एलपीजी की पॉलिसी को भारत में अपनाया गया। अभी उद्योग से संबंधित कुछ डाटा की बात करें तो इनमें कुछ प्रकार दिए गए हैं जो सीपीएसई के द्वारा जारी किए जाते हैं। वर्तमान में महारत्न कंपनियों की अगर संख्या की, डाटा की बात की जाए तो महारत्न कंपनियों की संख्या जो है वह 14 है, जिसमें भेल, बीपीसीएल, सीआईएल, गेल और ओआईएल, हिंदुस्तान एचपीसीएल, भेल, बीपीसीएल, सीआईएल, गेल, ओआईएल, एचपीसीएल, साथ ही साथ इंडियन ऑयल, आईओसीएल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, आरईसी कॉरपोरेशन लिमिटेड और एचएएल, ये 14 जो हैं वह महारत्न कंपनियां हैं। अभी डाटा एक जो परिवर्तन हुआ है, यह 24 नवरत्न कंपनियां जो हैं, नवरत्न जो कंपनियां हैं जिसमें एसजेवीएन, ये 24th नवरत्न कंपनी बन गई है। तो महारत्न कंपनियों की संख्या 24, महारत्न कंपनियों की संख्या 14, नवरत्न कंपनियों की संख्या जो है वह 24 दी गई है। इसी के डाटा यहाँ पर बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ पर बात की गई कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, एसजीवीएन, रेलटेल निगम लिमिटेड को अभी अभी हाल ही में नवरत्न का दर्जा दिया गया है। जो एसजेवीएन है, ये एसजेवीएन के साथ ये 24 नवरत्न कंपनियां हो गई जिनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। इन्हीं में से क्वेश्चन हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि वह संख्या में परिवर्तन हुआ है तो थोड़ा सा डाटा जो परिवर्तन हुआ है उस डाटा परिवर्तन को आप यहाँ पर 24 को देख सकते हैं। मिनी रत्न कंपनियों के बारे में डाटा दिया गया है कि ऐसी कंपनियां जो सार्वजनिक उपक्रम जो पिछले 3 वर्षों में लगातार लाभ कमाए और
30 करोड़ या उससे अधिक का शुद्ध लाभ कमाया उन्हें मिनी रत्न कंपनियों के अंतर्गत रखा गया है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट के डाटा की बात की गई है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट वृद्धि दर के डाटा की अगर बात की गई तो 9.5% का ग्रोथ रेट 9.5% का ग्रोथ रेट 2023-24 में डाटा प्रेजेंट करने की बात की गई थी, पीछे देखा था हमने। और साथ ही साथ जब उद्योग क्षेत्र की बात करते हैं तो टोटल जीडीपी का सकल उत्पाद का लगभग 31% हिस्सा 2011-12 से 2021-22 तक इसका हिस्सा 31% का रखा गया, जो लगभग 12 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करने का काम कर रहा था। और रोजगार प्रदान करने के काम के साथ साथ यह 9.5% की ग्रोथ रेट 23-24 में 9.5% की ग्रोथ रेट अभी अभी डाटा आपके साथ डिस्कस किया हुआ था। साथ ही साथ पहला प्रश्न जो अभी अभी हाल में ही एक पीसीएस पे यानी एक स्टेट के पीसीएस में पूछा गया, आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार भारत इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में मोबाइल के मामले में विश्व में दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, मोबाइल के निर्माण के मामले में दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है। और बात की जा रही कि पिछले 10 वर्षों में इसका 31% का योगदान रहा है। टोटल समग्र जीवीए में इस उद्योग क्षेत्र का योगदान लगभग 26.89% का, जबकि यहां शुरुआत में ही हमने देखा था 2 मूल्यों पर देने की बात की गई है। 2 मूल्यों पर यहां पर देने की बात की गई थी, जिसमें से एक मूल्य की बात कर रहे थे। शुरुआत में ही हमने डाटा डिस्कस कर लिया था। शुरुआत में जब डाटा डिस्कस किया था तो यहां देखिएगा एक डाटा जो था जिसमें इस क्षेत्र के डाटा की बात की गई थी, इस उद्योग क्षेत्र के डाटा की बात की गई थी कि जिसमें उद्योग क्षेत्र का जो योगदान था वह 27.6% का था। 27.6% का योगदान था और यहाँ 26.89 की बात की गई है। 26.89 की बात की गई है। तो जब डाटा 2 अलग अलग डाटा हैं तो ये कैसे अलग अलग डाटा हुए हैं, अलग अलग डाटा कैसे हो गए हैं? तो वर्तमान मूल्यों पर 27.7% का डाटा है और स्थिर मूल्यों पर बात की गई कि 26 इसे हटा ही देते थे। स्थिर मूल्यों पर 26.6% के डाटा की बात की जा रही है, तो इसे हटा दीजिए। लगभग यही डाटा पूछा जा रहा है 27.7% का, तो इसी को याद कर ले तो ठीक रहेगा। जीडीपी में लगभग 31% का योगदान की बात की गई। जीडीपी में 31% का योगदान है और यह 27.7% के डाटा की बात की गई है। आगे अगले डाटा की बात करते हैं जो यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस डाटा को यहां से हटा देते हैं, इस वाले डाटा को इसे रिमूव कर दीजिए, थोड़ा सा डाउट वाला डाटा था। इसे डाटा को यहां पर देखिएगा, स्थिर मूल्य पर यहां पर बिल्कुल करेक्ट डाटा इसको कर देते हैं। स्थिर मूल्यों पर जो डाटा में बात की गई है कि यह 2000 वित्तीय वर्ष 2024 में 30.9% का जो योगदान है वह उद्योग क्षेत्र का है। और यहां पर वर्तमान मूल्यों पर अगर बात की गई तो 27.7% और स्थिर मूल्यों पर 30.9%। एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डाटा, इनमें से सर्वाधिक जो योगदान है वह इस क्षेत्र का दिखाई दे रहा है, यानी ये 17.3% यह विनिर्माण क्षेत्र का है। तो इसमें से उद्योग क्षेत्र में से सर्वाधिक जो योगदान है वह विनिर्माण क्षेत्र का है और यह विनिर्माण क्षेत्र का योगदान जो है वह 17.3% का है। 17.3% का योगदान इस उद्योग क्षेत्र में सर्वाधिक है। फिर ये आपको दिखाई दे रहेगा 9% का, और 9% जो है यहाँ पर वह निर्माण क्षेत्र का है। तो फर्स्ट जो है सर्वाधिक योगदान विनिर्माण क्षेत्र का, सेकंड जो योगदान है वह निर्माण क्षेत्र का, वह लगभग 9% का है। तो पहला विनिर्माण क्षेत्र और दूसरा क्या है, निर्माण क्षेत्र का यहाँ पर डाटा प्रेजेंट किया गया है। आगे अगली बात करते हैं, निर्यात की बात करें। भारत से जितना टोटल एक्सपोर्ट किया जाता है, इस टोटल एक्सपोर्ट में से 39% का योगदान जो है वह इंडस्ट्री सेक्टर का रहता है। टोटल लगभग 12 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है और 12 करोड़ लोगों को रोजगार यानी देश में से जितना भी रोजगार होता है उसका 24% रोजगार इस क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। अगला जो डाटा है एमएसएमई सेक्टर का, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम की बात करें
तो यह देश के रोजगार में बहुत बड़ा योगदान, देश के रोजगार में बहुत बड़ा योगदान जो है एमएसएमई के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। देश की जीडीपी का लगभग 30% जो है वह एमएसएमई सेक्टर से, विनिर्माण उत्पादन का लगभग 40% योगदान यह करता है, और टोटल 11 करोड़ आबादी को एमएसएमई, माइक्रो मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात की जाए, एंटरप्राइजेस की बात की जाए, तो इनके द्वारा अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी हिस्सेदारी दिखाई जाती है। टोटल विनिर्माण उत्पादन की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2022 की बात की गई है, वित्त वर्ष 2022 की बात की गई थी। 2022 में 35.4% का योगदान था। यहां पर दिया गया है कि 2023-24 में 45% उत्पादन का योगदान रहा है, और यहां पर दिया गया है पिछले साल की हिस्सेदारी दिखाई है 35.4, यानी विनिर्माण का हिस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। बात की जा रही है कि विनिर्माण क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो टोटल एमएसएमई क्षेत्र की बात करते हैं। एमएसएमई टोटल निर्यात जितना भी है, जितने प्रोडक्ट का निर्यात किया जा रहा है, उस प्रोडक्ट के निर्यात में 45.7% का हिस्सा जो है वह 45.7% का हिस्सा वह इस एमएसएमई सेक्टर के द्वारा किया जा रहा है। इस एमएसएमई की परिभाषा कभी कभी पूछ लेती है, और इसमें निवेश और कारोबार वार्षिक टर्नओवर के आधार पर, जब सूक्ष्म उद्योग माइक्रो इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो 1 करोड़ रुपए से कम का निवेश होगा और 5 करोड़ रुपए का वार्षिक कारोबार होगा। लघु उद्योग की बात की जाए तो 10 करोड़ रुपए से कम का निवेश और 50 करोड़ रुपए का वार्षिक टर्नओवर, और मध्यम उद्यम की बात की जाए निवेश जो है 50 करोड़ रुपए का और वार्षिक टर्नओवर जो है 250 करोड़ रुपए तक का होगा, तो यह मध्यम उद्यम कहलाएंगे। ये 3 परिभाषा से जब 2006 का जो एक्ट था उसमें बाद में परिवर्तन किया गया, और परिवर्तन करने के बाद यह इसकी परिभाषा में परिवर्तन हुआ, और इसके हिसाब से यह नए डाटा इसमें प्रेजेंट किए गए हैं, और नए डाटा के हिसाब से यह योगदानों के बारे में बात की गई कि यह योगदान जो दिया गया है, और इसी में से यह आंकड़े प्रेजेंट किए गए हैं। देखिए, इसी उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, भारत में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में लगातार वृद्धि देखी जा रही है, और इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और पीएलआई योजना के बाद भारत में इलेक्ट्रॉनिक जो वस्तुएं हैं उनका उत्पादन तेज गति से बढ़ गया है, और इवन निर्यात के मामले में भी सकारात्मक वृद्धि देखी जा रही है। और इसी में जो यह डाटा है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि मोबाइल फोन के निर्माण के मामले में भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा निर्माता हो गया है। यहाँ कोयले से थोड़े से डाटा पूछे जाते हैं। कोयले के उत्पादन में 2023-24 में थोड़ी सी वृद्धि देखी गई है, आंकड़े में वृद्धि देखी गई है। 997 मीट्रिक टन कोयले का उत्पादन हम भारत में ही कर रहे हैं। टोटल जो यूज है 1233 मीट्रिक टन है, थोड़ा सा ही हम 261 मीट्रिक टन का ही अब हम कोयले का आयात करते हैं। टोटल जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है, विद्युत का जितना भी उत्पादन है, उसमें 70% की बात करें, 70% का योगदान जो है वह कोयला क्षेत्र का है। टोटल ऊर्जा एनर्जी के उत्पादन के क्षेत्र की बात की जाए, इसमें कोयले की हिस्सेदारी 55% की रखी गई है। कोयले की हिस्सेदारी जो है वह 55% की रखी गई है। लौह और इस्पात क्षेत्र की बात की जाए, पूरे भवन और निर्माण क्षेत्र में पूरे में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी 47% की है। 47% की यह देखा गया है कि इस्पात क्षेत्र के प्रदर्शन में ठीक ठाक मात्रा में वृद्धि होती जा रही है। पिछले 4 वर्षों में लौह और इस्पात के उत्पादन में भारत में वृद्धि देखी गई है। साथ ही साथ वस्त्र उद्योग की बात करें, लगभग 2023 वित्त वर्ष 2023 की बात की जाए 3.7 लाख करोड़ रुपए का जीवीए अर्जित किया गया, जो पिछले वर्ष की अपेक्षा बात की जाए कि इसमें वृद्धि देखी गई। भारत विश्व के टॉप 5 एक्सपोर्टर में, कपड़ों के एक्सपोर्टर में शामिल हो गया, और टोटल विनिर्माण जीवीए का लगभग 10% जो है वह वस्त्र उद्योग से संबंधित रहा है। इसी के अंतर्गत इस क्षेत्र को, यानी वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क की बात की गई। आपके धार में एक मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की गई है, और जिसमें से यह सरदारपुर धार रहा। टोटल 7 ऐसे स्थापना की बात की गई है। फार्मास्यूटिकल क्षेत्र की बात की जाए, दवा उद्योग की बात की जाए, तो भारत विश्व के प्रमुख दवा निर्माताओं में से औषधि बाजारों में से जाना जाता है।
खासकर जेनरिक दवाओं की अगर बात की जाए, जेनरिक दवाओं की बात करते हैं तो भारत जेनरिक दवाओं के मामले में बहुत आगे शीर्ष दवा निर्माताओं में है। और यह बताया जाए कि तीसरा सबसे बड़ा बाजार दवाओं का है, और इसी के साथ साथ जेनरिक दवाओं के निर्यात का लगभग 20% जो है वह भारत में ही, और साथ ही साथ जितनी भी जेनरिक दवाएं हैं, जेनरिक दवाओं में 20 वैश्विक जेनरिक कंपनियों में से भारत आठ शीर्ष कंपनियों में से भारत की भी कंपनियां इसमें शामिल हैं। ऑटोमोबाइल क्षेत्र की बात की जाए तो ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भी भारत ने पिछले कई वर्षों में लगातार बहुत बड़ा योगदान किया है। 2 पहिया वाहन, 3 पहिया वाहन, इवन ईवी जो वाहन आ रहे हैं, ईवी वाहन में के मामले में भारत लगातार प्रगति कर रहा है। 2021 की बात करें तो भारत सबसे बड़ा 2 पहिया और तिपहिया वाहन निर्माता था, और यात्री कार के मामले में भारत चौथा सबसे बड़ा निर्माता देशों के रूप में यहां पे शामिल किया गया था। साथ ही साथ सीमेंट उद्योग की बात की जाए, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक और उपभोक्ता देशों में भी से भारत शामिल है। लगातार सीमेंट उत्पादन में भारत में देखा गया कि वृद्धि देखी जा रही, इसकी डिमांड में भी लगातार वृद्धि देखी गई थी। विभिन्न आंकड़ों के अनुसार अगले आंकड़े जो हैं वह औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे औद्योगिक उत्पादन सूचकांकों से इवन मुख्य परीक्षा में अदर स्टेट्स में अभी पूछा गया था। और बात की जाए कि हर महीने की लगभग 12 तारीख को 6 सप्ताह के अंतराल के साथ इसको जारी किया जाता है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को जारी करने की बात की गई है। जितने भी कारखानों और उत्पादक संस्थानों और प्रतिष्ठानों से आंकड़े प्राप्त होते हैं उत्पादन के, इनके आंकड़ों को प्रेजेंट किया जाता है। इसमें 3 उप क्षेत्र दिए गए हैं, खनन, विनिर्माण और बिजली। इन 3 क्षेत्रों के आंकड़े को प्रेजेंट करने का काम किया गया है। आईआईपी जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की बात की जाए, इसमें सितंबर 2023 में 142.3 के मुकाबले इसका जो अनुमान है 146.7 दिया गया है। इसमें 2024 के लिए, सितंबर 2024 के लिए इन तीनों क्षेत्रों का, खनन, विनिर्माण और बिजली क्षेत्रों का जो आंकड़े हैं क्रमशः 111, 147 और 206 हैं। यानी बिजली क्षेत्र के जो अनुमान है वह 206 सबसे ज्यादा है, सबसे जो कम है वह खनन क्षेत्र के, फिर विनिर्माण क्षेत्र के, और फिर देन आपको किसके दिए गए, विद्युत क्षेत्र के आंकड़े प्रेजेंट किया गया है। अक्टूबर 2024 का जो आंकड़ा दिया गया है आईआईपी की जो वृद्धि दरें हैं, प्राथमिक वस्तुओं की वृद्धि दर में 2.6%, पूंजीगत वस्तुओं में 3.1%, मध्यवर्ती वस्तुओं में 3.7%, बुनियादी जो वस्तुएं उसमें 4%, और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं में 5.9% के साथ साथ गैर उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं 2.7%। सर्वाधिक जो उत्पादन के वृद्धि दर के आंकड़े बात की गई, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के उत्पादन के 5.9% के डाटा यहां पर दिखाए गए हैं। और उपयोग आधारित पे 3 शीर्ष सकारात्मक योगदान जो कर्ता दिए गए हैं, उसमें प्राथमिक वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं, ये वृद्धि की शीर्ष 3 सकारात्मक योगदानकर्ताओं के अंतर्गत इनको शामिल करने की बात की गई है। इसी के साथ साथ थोड़ा सा जो डाटा है वह उद्योग 4.0 का मीन क्या है, यानी जो रिसेंट ट्रेंड की बात की जाए, वर्तमान में उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और विभिन्न ऐसे एडवांस मशीन्स का उपयोग किया जा रहा है, और जिसके माध्यम से उद्योग क्षेत्र में बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है कि कैसे उद्योग क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाए। यहां पर एक बात कर रहे हैं कोर सेक्टर, 8 ऐसे क्षेत्र जो विकास के लिए आधारभूत है, इनके बिना विकास संभव नहीं है। आधारभूत क्षेत्र जिनके माध्यम से विकास की गति को प्रगति दी जाएगी, इनको 8 कोर सेक्टर के रूप में शामिल किया गया। और ये कोर सेक्टर जो है, पहला इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा नहीं है। पहला है कोयला, दूसरा है कच्चा तेल, तीसरा है प्राकृतिक गैस, चौथा है रिफाइनरी, पांचवा है उर्वरक, छठवां है इस्पात, सातवां है सीमेंट और आठवां है बिजली। इसी में से आपसे एक बार बार जो डाल दिया जाता है ऑप्शन रसायन, और इसी में लोग डाउट में होते हैं, जबकि रसायन इसमें से नहीं है। 8 कोर सेक्टर हैं, 8 कोर सेक्टर हैं। इन्हीं 8 कोर सेक्टरों के बारे में डाटा पूछा जाता है। यहां अप्रैल मार्च 2023-24 के कोर सेक्टर के डाटा, वृद्धि दरों के डाटा पूछे गए थे। वृद्धि दरों के डाटा पूछे गए थे। वृद्धि दरों के डाटा की जब बात करें कि वृद्धि दर क्या रहे हैं,
तो वृद्धि दर में सर्वाधिक जो वृद्धि दर आपको दिखाई दे रही है 15.2% की, 15.7% की, वह उर्वरक क्षेत्र की थी। इसके पहले 2022-23 पे आपको कोयला क्षेत्र सर्वाधिक दिखाई दे रहा था। और इन्हीं में से वृद्धि दर में डाटा आपसे कभी कभी पूछ लेते हैं। आगे इसके बाद अब हम बात करेंगे आपसे कुछ ऐसे उद्योग क्षेत्र से संबंधित अन्य डाटाओं के बारे में जो गवर्नमेंट ने आपको प्रकाशित किए हैं। गवर्नमेंट ने प्रकाशित किए हैं इसी में से डाटा, जो इसका समरी ऊपर से नीचे तक जितना भी अभी पढ़ा है उन सब का समरी की 9.5% की ग्रोथ रेट रही है। फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है। और साथ ही साथ जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है कि लगभग 12.1 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करने का माध्यम जो है वह रोजगार प्रदान करने का माध्यम है। इसी में से पीएम मित्र पार्क की स्थापना जो है 7 राज्यों में, जो तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, और इन्हीं में से प्रोडक्शन लिंक्ड पीएलआई योजना के अंतर्गत यह मध्य प्रदेश के धार की बात की गई। मध्य प्रदेश के धार में पीएम मित्र पार्क की स्थापना की गई है, जो कपड़ों के उत्पादन से संबंधित है, कपड़ों के उत्पादन से संबंधित है। इसी के अंतर्गत एक समर्थ योजना चलाई जा रही है जिसमें स्किल डेवलपमेंट का प्रयास कीजिएगा। हो सकता है पूछ ले कि स्किल डेवलपमेंट योजना कौन सी। साथ ही साथ भारत दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में शामिल किया गया है, जहां पर लगातार लोग नए नए नवाचार के माध्यम से स्टार्टअप चालू कर रहे हैं और स्टार्टअप को के माध्यम से लगातार आगे बढ़ावा देने की विभिन्न माध्यमों से लगातार आगे बढ़ावा देने का बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम अब अगले सेक्टर की बात करेंगे। अगला सेक्टर जो है आपका वह सेवा क्षेत्र है। सेवा क्षेत्र के बारे में बात करते हैं कि सेवा क्षेत्र के संबंध में क्या प्रगतियां रही हैं। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत कुछ बातें जो डाटा के अंतर्गत जोड़ने की सबसे खासकर इनसे जो क्वेश्चन बन सकते हैं, उस सेवा क्षेत्र की सबसे पहले बात की जाए। सेवा क्षेत्र जैसे आपने देखा कि सेवा क्षेत्र की बात की जाए तो सेवा क्षेत्र जो है वह तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत, टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत जितनी भी अदृश्य सेवाएं हैं, इंडिविजुअल सर्विसेज हैं, उन सेवाओं की बात की जाए तो इसे तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तृतीय क्षेत्र की जब टर्सरी सेक्टर की बात करते हैं तो जितना भी कुछ, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए, प्रशासन की बात की जाए, पुलिस प्रशासन की बात की जाए, पर्यटन, बीमा, बैंकिंग, स्वास्थ्य, अस्पताल की सुविधाएं हो गई, ये सारा जितना रियल एस्टेट हो गया, ये सारा कुछ तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल होता है, जिसे सेवाओं के अंतर्गत शामिल किया गया। और वर्तमान में बात की जा रही है कि इसके अंतर्गत परिवहन, अवसंरचना और साथ साथ में गिग इकोनॉमी लगातार इसका विस्तार इसकी तरफ बढ़ता ही जा रहा है। यानी इस क्षेत्र में सेवाओं के क्षेत्र में नई नई संरचनाएं आपको देखने को मिल रही हैं। जब बात की जा रही योगदान के मामले में, शुरुआत में ही, स्टार्टिंग में ही योगदान के मामले में, जैसे शुरुआत से ही पढ़ रहे हैं कि योगदान के मामले में शुरुआत में जहां 1950-51 की बात कर रहे हैं, 1950-51 में इस सर्विस सेक्टर का योगदान मात्र 15% था, जो वर्तमान में बढ़कर के 54.7% तक पहुंच गया है। यानी सर्वाधिक योगदान तीनों क्षेत्रों की बात की जाए तो तीनों क्षेत्रों में सर्वाधिक योगदान वर्तमान मूल्य पर जीवीएमएस का योगदान 54.7% है। बात करें साथ साथ में वृद्धि दर की बात की जाए तो सर्विस सेक्टर जो है, सर्विस सेक्टर में वृद्धि दर की बात करें, इस बार शुरुआत में ही आपने प्रेजेंट कर दिया है कि यह जो ग्रोथ रेट है वह अपेक्षाकृत उद्योग क्षेत्र की अपेक्षाकृत इसमें ग्रोथ रेट कम रहने की बात की गई है। उद्योग क्षेत्र की अपेक्षा यहाँ ग्रोथ रेट कम रहने की बात की गई है, जहां हर साल सेवा क्षेत्र ही सर्वाधिक वृद्धि दर दिखाता था। यहाँ लगभग 7.4%, केवल 7.6% की वृद्धि दर, 7.6% की वृद्धि दर रहने का अनुमान यह प्रेजेंट किया गया है कि 2023-24 में 7.6% की ही ग्रोथ रेट यहाँ पर रहने का अनुमान दिखाया गया है। दो डाटा, एक तो 54.7% का डाटा और साथ ही साथ 7.6% की ग्रोथ रेट का डाटा इसमें प्रेजेंट करना है। पिछले साल 9.1%, 9.2% का डाटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया हुआ था। बात की जा रही है कि जब टोटल एक्सपोर्ट की बात करते हैं, कुल निर्यात जब किया जाता है, तो कुल निर्यात की अगर बात करें तो कुल निर्यात में लगभग जो सेवा क्षेत्र का योगदान है, टोटल एक्सपोर्ट में सेवा क्षेत्र का योगदान जो है वह 44%। 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार टोटल जो एक्सपोर्ट है उस निर्यात में इसकी हिस्सेदारी, सेवा क्षेत्र की निर्यात में हिस्सेदारी 44% की रही है। और इससे कुल निर्यात में से 2021-22 के डाटा की अगर बात करें तो 2021-22 में जो आंकड़े प्राप्त हुए, 250 बिलियन यूएस डॉलर का निर्यात किया गया, बिलियन यूएस डॉलर का इससे निर्यात किया गया।
और 2023-24 की बात की जाए तो 2023-24 में यह जो निर्यात है 341 यूएस बिलियन डॉलर का यहां पर निर्यात करने की बात की गई है। नेक्स्ट आंकड़े की बात करें तो वैश्विक व्यापार भले ही कमजोर है, जैसे वैश्विक व्यापार में विभिन्न युद्धरत परिस्थितियां आ रही है, विभिन्न देशों में व्यापार गतिविधियों में थोड़ी कमी आ रही है, तो इसके कारण सेवाओं के निर्यात पर असर हुआ है। यानी जो वृद्धि दर पिछले साल जो बात की जा रही कि वृद्धि अच्छी थी, ज्यादा से ज्यादा सेवा निर्यात हो रहा था, वह वृद्धि दर में कमी आई है। यानी 27.8% की वृद्धि दर थी और इससे घट करके अब केवल 4.8% की वृद्धि दर देखी गई। यानी नकारात्मक माहौल, वैश्विक जो वातावरण है, उस वैश्विक वातावरण में विभिन्न युद्धों के कारण यह परिस्थितियां जो रही हैं थोड़ी सी विपरीत रही हैं और विपरीत परिस्थितियों में निर्यात की मात्रा में धीरे धीरे कमी देखी गई है। अगर सेवाओं के निर्यात के बारे में बात की जाए तो सेवाओं के निर्यात के मामले में भारत 5वें स्थान पर है, विश्व में 5वें स्थान पर है, जबकि अन्य जो 4 देशों की बात की जाए जिसमें यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और चीन 4 टॉप में रहे हैं, तो ईयू फर्स्ट रैंक पर, यूएसए, यूके और चाइना, ये शीर्ष 4 सेवाओं के निर्यात के देश हैं। भारत की बात की जाए इसमें एक संघ है और 3 देश और फिर भारत, देन इंडिया की रैंकिंग है, भारत की रैंकिंग आती है। और यहां पर अभी आपने डिस्कस कर लिया है कि 7.6% की ग्रोथ रेट आफ्टर कोविड, 7.6% की ग्रोथ रेट बनी हुई है। 7.6% की ग्रोथ रेट सेवा क्षेत्र में अभी भी बनी हुई है। यह डाटा आर्थिक सर्वेक्षण में प्रस्तुत किया गया है। साथ ही साथ अगर वैश्विक स्तर पर अगर बात करते हैं, वर्ल्ड लेवल पर अगर 2022 में भारत का सेवा निर्यात की बात करते हैं तो लगभग 4.4% का सेवाओं का निर्यात भारत का रहा है। और साथ ही साथ रोजगार के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान की बात की जाए तो वर्तमान में रोजगार के क्षेत्र में जो सर्वाधिक योगदान है वह सेवा क्षेत्र के ही द्वारा, सेवा क्षेत्र जो है वह सर्वाधिक योगदान कर रहा है। बात की जाए कि कुछ दिनों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, पिछले कुछ समय से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, क्योंकि सेवाओं की मांग भारत में ठीक ठाक स्तर पर है, तो एफडीआई को आकर्षित करने में सेवा क्षेत्र का प्रमुख योगदान है। साथ ही साथ एफएक्सआर, विदेशी मुद्रा भंडार का प्रमुख स्रोत सेवा क्षेत्र है। यानी सेवाओं के निर्यात के माध्यम से विदेशी मुद्रा भंडार की प्राप्ति बड़ी मात्रा में की जा सकती है। इवन सेवाओं का ही योगदान है कि वैश्विक मंदी के बावजूद भारत में एफडीआई का प्रभाव लगातार बना रहा। भारत में जैसे जैसे डिमांड बढ़ी तो सेवाओं के क्षेत्र का योगदान लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हो सकता है कथन में ऐसे क्वेश्चन को पूछ लिया जाए। भारत के सेवा क्षेत्र के अंतर्गत अगर प्रमुख योगदानकर्ताओं की बात की जाए कि सबसे प्रमुख योगदानकर्ता क्या है, किसके माध्यम से विदेशी मुद्रा भंडार बहुत ज्यादा प्राप्त होता है, किसकी डिमांड, भारत के किन सेवा मदों में किन मदों का सबसे ज्यादा डिमांड रहती है, तो सबसे ज्यादा सेवा मदों के अंतर्गत अगर बात की जाती है तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर की डिमांड सबसे ज्यादा रहती है। यानी भारत का कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर क्षेत्र सर्वाधिक डिमांड में रहता है। यह निर्यात, जितना भी टोटल निर्यात किया जाता है सेवाओं का, उस टोटल निर्यात में से 73% जो हिस्सा है, 73% हिस्सा है वह सेवाओं के क्षेत्र का रहता है। वित्त वर्ष 2024 की बात की जाए तो सेवाओं का जो आयात रहा है 178.3 बिलियन यूएस डॉलर कर रहा है, यूएस बिलियन डॉलर का रहा है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 2.1% की कमी आई है। यानी जिन चीजों का हम आयात करते थे, उन आयात में सेवाओं का खासकर आयात करते थे, उनमें पिछले वर्ष की अपेक्षा 2.1% की कमी देखी गई। हो सकता है कि यह कथन जैसे अगर दिया जाए कि 3-4 कथन दिए जाए, उन कथनों में यह कहा जाए कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल 2.1% की सेवाओं के आयात के मामले में कमी आई है, तो यह कथन उसमें से सही ऑप्शन है। यानी बात की जा रही है कि धीरे धीरे सेवाओं के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भरता प्राप्त करते जा रहे हैं। ई कॉमर्स उद्योग, अगला जो डाटा पढ़ रहे हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजन, इनके क्षेत्र में लगातार भारत में जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री है बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही है। ई कॉमर्स इंडस्ट्री जब बहुत तेज आगे से बढ़ने की बात की गई है तो 2030 तक यह ई कॉमर्स इंडस्ट्री 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 350 यूएस बिलियन डॉलर के मार्केट को पार करने की बात की गई है कि इस बड़े स्तर पर भारत का ई कॉमर्स सेक्टर आगे बढ़ जाएगा।
यह अगली बात अगर की जाए कि होटल इंडस्ट्री की बात करें, सर्विस सेक्टर के अंतर्गत होटल इंडस्ट्री की बात करें, होटल इंडस्ट्री की अगर बात करते हैं, होटल जो उद्योग है इसका योगदान 2022 में 40 अरब डॉलर का था। आगे चलकर के लगातार होटल इंडस्ट्री में की डिमांड बढ़ने के कारण, बहुत सारी अच्छी आधारभूत संरचनाओं के बेहतर निर्माण के कारण, पर्यटन के क्षेत्र में बेहतर सुधार के कारण, और यहां 2027 में यह बताया गया कि यह बढ़कर के 68 अरब यूएस डॉलर रहने की उम्मीद है, कि यह बाजार बढ़कर 68 अरब अमेरिकी डॉलर का होने की उम्मीद है। और यह टारगेट उम्मीद रखी गई है कि 2047 तक इसके 1000 अरब यूएस डॉलर तक मार्केट पहुंचने की उम्मीद है। यानी लगातार इसमें सकारात्मक ग्रोथ होने की भी अनुमान लगाया गया है कि होटल इंडस्ट्री लगातार बढ़ती ही जाएगी। यानी होटल इंडस्ट्री के सेक्टर में भी भारत लगातार ग्रोथ करता ही जा रहा है। अगर रियल एस्टेट की बात करें, वास्तविक संपदा, हिंदी में से वास्तविक संपदा बोलते हैं, यानी रियल एस्टेट का जो कारोबार है वह सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कई बार कि रियल एस्टेट किसके अंतर्गत आता है, तो रियल एस्टेट सेवाओं के अंतर्गत आता है। बात की जाए कि रियल एस्टेट जो मार्केट है, वैश्विक स्तर पर पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी की बात की जाए कि रियल एस्टेट में पारदर्शिता की बात की जाए, वैश्विक स्तर पर टॉप 10 कंट्रीज में भारत में, यानी ट्रांसपेरेंसी के साथ इस पे बाजार होता है। यानी एक बेहतर बाजार में से, यानी छुपी हुई शर्तें नहीं होती हैं, चीट नहीं किया जाता है। जो शेयर बाजार, जो रियल एस्टेट मार्केट है, जो घरों का सौदे होते हैं, उनमें ईमानदारी से काम किए जा रहे हैं, इसमें कोई भी समस्याएं नहीं हो रही है। साथ ही साथ स्टार्टअप की बात करें, टेक्नोलॉजी आधारित, टेक आधारित स्टार्टअप की बात अगर की जा रही है, स्टार्टअप की अगर बात कर रहे हैं, तो टेक आधारित स्टार्टअप के मामले में भारत में विश्व का थर्ड बेहतर इकोसिस्टम है। यानी इकोसिस्टम यानी बेहतर वातावरण है, तीसरा सबसे बेहतर इकोसिस्टम, बेहतर वातावरण का निर्माण भारत में हुआ है। और इवन यहां तक कहा गया है कि भारत ने यूएस और यूके की तुलना में इकोसिस्टम, यानी टेक्नोलॉजी के मामले में जो इकोसिस्टम है उसमें और भी बेहतर, और ही ज्यादा बेहतर इसमें योगदान किया है, अच्छे से कार्य किया है। टूरिज्म एक्टिविटी की बात कीजिए, आफ्टर कोविड भारत में टूरिज्म एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। इवन यह कहा गया कि अतुल्य, इनक्रेडिबल इंडिया, बहुत सारे लोगों का निर्माण, आधारभूत संरचना, बहुत सारी ट्रेन, वंदे भारत, ऐसी बहुत सारी संरचनाएं हैं जिनके कारण भारत में लगातार इस क्षेत्र में सुधार हो रहा है। स्वच्छ भारत अभियान और लगातार ऐसे बहुत सारे अभियान हैं जो भारत में विदेशियों को भी और देशी पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि कर रहे हैं। और इसी का जो रिजल्ट रहा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन यहां से देखेगा, विश्व आर्थिक मंच की जो रिपोर्ट है, विश्व आर्थिक मंच की यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक की जो रिपोर्ट है 2024 की, इसके अकॉर्डिंग भारत अब 39th रैंक पर पहुंच गया है। यही पूछा गया है किस रैंक पर पहुंच गया है, तो 39th स्थान पर पहुंच गया है। पहले इसकी संख्या, इसमें भारत की रैंकिंग जो थी वह कम थी, अब भारत ने इसमें लगातार सुधार किया है। इसी के अनुसार 2023 में भारत में 92 लाख से अधिक विदेशी पर्यटक आए थे, जो साल दर साल भारत में वृद्धि को दिखाते हैं। और पिछले साल की अपेक्षा 43.5% की ग्रोथ रेट यहां पर प्रेजेंट की गई भारत में पर्यटकों की संख्या की बात कर रहे हैं। अगर आगे अगर एशिया और प्रशांत क्षेत्र की बात की जाए, यहां पर्यटकों के जो आगमन की संख्या है, या इनके कारण, पर्यटकों के आगमन के कारण एशिया और प्रशांत क्षेत्र में, एशिया पैसिफिक रीजन में यहां पर जो प्राप्तियों की बात कीजिए, रिसीट्स की बात कीजिए, जो आमदनी की प्राप्ति की है, इसमें 13.60% की वृद्धि हासिल की गई है। और लगभग 2.3 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा का अर्जन भारत में पर्यटन के माध्यम से लगातार किया जा रहा है। अगर भारत की जो टोटल विदेशी मुद्रा भंडार की बात कर रहे हैं, FXR विदेशी मुद्रा भंडार की बात कर रहे हैं, विदेशी मुद्रा भंडार जो लगभग 700 यूएस बिलियन डॉलर को पार कर गया है। इस 700 यूएस बिलियन डॉलर में से लगभग 1.38
परसेंट हिस्सा पहले 2021 में था एफएक्सआर में, अब यह बढ़कर के 1.58% हिस्सा जो है वह पर्यटन के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। यानी पर्यटन क्षेत्र विदेशी मुद्रा भंडार में लगभग 1.58% का योगदान कर रहा है। यानी पर्यटन का योगदान विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ता ही जा रहा है। एक योजना सुनी होगी, प्रसाद योजना। प्रसाद योजना के माध्यम से पर्यटन के क्षेत्र में, प्रसाद योजना के माध्यम से पर्यटन के क्षेत्र में आधारभूत संरचना के विकास के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं, जिससे कि इसके क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में भारत में सुधार ज्यादा से ज्यादा हो सके। इसी में स्वदेश दर्शन 2.0 यह एक इंटीग्रेटेड प्लान है कि आप जहां तक जाना चाहते हैं वहां पर उसका विकास करते हुए, यानी एकीकृत योजना है जिसमें गंतव्य क्षेत्र का विकास करने की योजना है, जो विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के विभिन्न 55 स्थानों को लक्षित करते हुए इसके विकास करने की बात की गई है। इसी के तहत भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 11वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट और भारत पर्व 2023 का, ये भारत पर्व 2023 और अब 11वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का की शुरुआत की गई थी। इसमें कुछ और डाटा जो है, इसके डाटा की बात कीजिए, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में भारत की हिस्सेदारी जो है 1.64% है। और इसी के अंतर्गत भारत में सेवाओं के अंतर्गत सेवाएं, टेलीकॉम सर्विसेज की बात की जाए, कम्युनिकेशन सर्विसेज की बात की जाए, संचार भी जो है वह सेवाओं के अंतर्गत आता है। अगर आप संचार सेवाओं की बात करते हैं, तो भारत में अक्टूबर 2022 में 5G सर्विसेज चालू की गई। और टेली घनत्व की बात की जाए, टेली घनत्व लगातार भारत का बढ़ता जा रहा है। टेली घनत्व यानी ये फोन वोन की सुविधाओं की बात की जाए, फोन या मोबाइल कनेक्टिविटी के सुविधाओं की बात की जाए, तो पहले 2014 में भारत में टेली घनत्व जो है वह 75.2% था, जो वर्तमान में 2024 में 85.7 यानी लगभग 86% टेली घनत्व पहुंच गया। यानी संचार के मामले में लगातार इसमें वृद्धि होती जा रही है। यह जो वृद्धि है, लगातार डिजिटलाइजेशन बढ़ता जा रहा है। डिजिटलाइजेशन बढ़ने की बात की जाए तो इंटरनेट की पहुंच विभिन्न क्षेत्रों में तेज गति से बढ़ रही है। साथ ही साथ ब्रॉडबैंड की सुविधा हर एक जगह बढ़ाने की बात की जा रही है, जिसके कारण इंटरनेट ग्राहकों की संख्या जो 2014 में जो 25.1 करोड़ थी, वह मार्च 2024 में जो इंटरनेट कनेक्शन है वह 140 करोड़ में से 95 करोड़ लोगों के पास, 95 यानी लगभग 50 करोड़ लोग ही बचे हैं, बाकी 95 करोड़ लोगों के आसपास क्या पहुंच गया है, इंटरनेट कनेक्शन पहुंच गया है, जिसमें से 91 करोड़ लोगों के पास वायरलेस फोन के जगह इंटरनेट के साथ इंटरनेट की कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध हो पाई है। देश के सभी गांवों की बात की जाए, देश के सभी गांवों में इंटरनेट की कनेक्टिविटी को प्रदान करने के लिए एक भारत नेट प्रोग्राम, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के प्रदान करने के लिए भारत नेट प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। आगे परिवहन सेवाओं की बात करें, अगर परिवहन सेवाओं के आंकड़ों के बारे में क्या क्या कहा गया, तो सरकार ने बताया कि परिवहन सेवा के आंकड़े, पहले सेवाओं में ही, संचार सेवाओं के में ही ऑप्टिकल फाइबर की बात कर रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा दी गई है, बिछाई गई है, जिससे भारत नेट की सुविधा का और तेज गति से विस्तार किया जा रहा है। और लगभग बताया गया कि 2 लाख से अधिक ग्राम पंचायतें, 2,06,709 ग्राम पंचायतों को इसके माध्यम से जोड़ा गया है। और विभिन्न माध्यमों से, यानी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करके दूर संचार सेवाओं में एफडीआई को अनुमति दी गई है, कि एफडीआई को अनुमति दी जा रही है कि एफडीआई के माध्यम से 100% एफडीआई की अनुमति दी गई कि दूर संचार के क्षेत्र में 100% तक एफडीआई किया जाए। यानी दूर संचार के क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति गवर्नमेंट ने प्रदान कर दी है, एफडीआई की अनुमति प्रदान कर दी गई है। साथ ही साथ वाणिज्यिक व्यापार, कॉमर्शियल ट्रेड की बात की जाए, तो कॉमर्शियल ट्रेड के अंतर्गत भारत का जो निर्यात है 2023 में 776 यूएस बिलियन डॉलर का हो गया,
और आयात की बात करें, ये एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की अगर बात करते हैं, इंपोर्ट आयात की बात करते हैं तो 898 यूएस बिलियन डॉलर का रहा, यूएस बिलियन डॉलर का रहा है। हालांकि यह थोड़ा सा नुकसान प्रेजेंट कर रहा है, यानी व्यापार घाटा जो है, व्यापार घाटा प्रेजेंट की जाए तो अगर व्यापार घाटा की बात करें तो अगर इनको माइनस करते हैं तो लगभग 264 यानी 265 यूएस बिलियन डॉलर का यहाँ पर घाटा, व्यापार घाटा प्रेजेंट हो रहा है। और जो 264 यूएस बिलियन डॉलर का घाटा जो था 2023 में, वह 2024 में अब कम हो गया है और यह घाटा 238 यूएस बिलियन डॉलर रह गया है। 238 बिलियन डॉलर रहने की बात की गई है, 238 यूएस बिलियन डॉलर रहने की बात की गई। यानी सीधा डाटा की बात करें अगर, तो लास्ट ईयर के मुकाबले, लास्ट ईयर की जगह भारत के आयात में कमी हो रही है, जिससे व्यापार घाटा कम हो रहा है, व्यापार घाटा कम हो रहा है। कुछ और डाटा की बात करते हैं, समग्र ओवरऑल की बात करें, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में भी मिला लें अगर, तो इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है, केमिकल की बात करें, औषधि, ये तीन क्षेत्र की अगर बात करें, इंजीनियरिंग सामान, भारत का इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान, औषधि, इन तीन क्षेत्रों में लगातार एक्सपोर्ट बढ़ता जा रहा है, निर्यात में वृद्धि हो रही है। और विश्व के इलेक्ट्रॉनिक निर्यात के मामले में भारत का योगदान बढ़ता जा रहा है, भारत का योगदान बढ़ता जा रहा है। इवन फार्मा, औषधि वाले उद्योग वाले क्षेत्र में देखा था हमने कि फार्मा के सेक्टर में भी हम लगातार योगदान करते ही जा रहे हैं। भारत की जो अर्थव्यवस्था की बात की जाए, विदेशों में परिस्थितियां भले विपरीत रही हैं, पर भारत में उच्च मांग बनी हुई है, भारत में वस्तुओं और सेवाओं की डिमांड लगातार बढ़ी हुई है। फिर भी थोड़ा सा देखा गया है कि इंपोर्ट में 5.7% की कमी आई है, आयात में कमी आई है। वाणिज्यिक आयात में, कॉमर्शियल वाणिज्यिक आयात की बात करें तो वाणिज्यिक आयात में कमी आई है 5.7% की, जबकि कैपिटल गुड्स के मामले में मशीन उपकरणों और अन्य स्थायी सामान, मशीन उपकरण और अन्य स्थायी सामानों की मांग में वृद्धि होने के कारण कैपिटल गुड्स जो है, पूंजीगत जो वस्तुएं हैं, पूंजीगत वस्तुओं की आयात में वृद्धि देखी गई है। और यह पूंजीगत वस्तुओं की आयात में वृद्धि टेक्नोलॉजी का जो एडवांसमेंट हुआ है, टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के कारण ऐसा संभव हो पाया है। कुछ अगर सरकार की बात करें, सरकार ने बेहतर प्रयास किए, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, PLI स्कीम की बात करें और आधारभूत संरचना के बेहतर विकास की अगर बात करते हैं, तो इन सारे कार्यक्रमों के कारण विभिन्न जो सेक्टर हैं, जो रक्षा क्षेत्र की बात करें, साथ ही साथ खिलौने निर्माण की बात करें, जूते के निर्माण की बात करें, स्मार्टफोन, जिनका अभी हम बहुत बड़े मात्रा में अभी आयातक थे, अब इनका बड़ी मात्रा में हम निर्यातक भी होते जा रहे हैं। यानी ये भारत में बहुत बड़ी मात्रा में निर्यात होता जा रहा है। यानी खास करके इलेक्ट्रॉनिक सामान की बात की जाए, इलेक्ट्रॉनिक सामान में का निर्यात जो है, इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है इसके निर्यात की अगर बात करें, पहले इसका निर्यात कम होता था, अब इसका निर्यात जो है 6.7% तक निर्यात होता है। और यानी इलेक्ट्रॉनिक सामान के निर्यात के मामले में हम भारत का स्थान अब 24th रैंक पर आ गया है, जो पहले 28th रैंक पर था। इसमें लगातार सुधार के लक्षण देखे गए। अगर सभी नगरों में सेवा क्षेत्र में लगे हुए श्रमिकों की बात की जा रही है, जो लगे हुए श्रमिक हैं, अगर नगर स्तर पर, अर्बन स्तर पर बात करें
अर्बन एरिया में अब जो श्रमिक हैं वह कृषि और उद्योग क्षेत्र की अपेक्षा अब मैक्सिमम लोग सेवा क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सेवा क्षेत्र में काम करने के लिए उत्सुक हैं। यानी जो पहले आप रेशियो देखते थे कि अधिकांश लोग कृषि और उद्योग क्षेत्र में श्रमिक लोग काम करते थे, अब सेवा क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा काम कर रहे हैं। इवन महिलाओं की संख्या भी सेवा के क्षेत्र में लगातार बढ़ी है और महानगरों में 67% महिलाएं इस सर्विस सेक्टर में काम कर रही हैं। कुछ नीति आयोग के बारे में बात कर लेते हैं। नीति आयोग के अनुसार ये जब सेवा क्षेत्र के विस्तार के अनुमान की बात की जाती है तो नीति आयोग ने बताया कि भारत का जो 2025 तक सेवा क्षेत्र है वह $372 बिलियन का हो जाएगा। पहुंचाने की उम्मीद है कि 2025 तक, जो लगभग अब आए चल ही रहा है, 2025 की बात करें कि अब चालू हो गया है, तो यहाँ 2025 तक $372 बिलियन का सेवा क्षेत्र रहने की बात की गई है। डिजिटल इकोनॉमी की बात करें, जो डिजिटल इकोनॉमी आजकल आज सारा कुछ अर्थव्यवस्था जो डिजिटल हो गई है, बात की गई कि 2025 तक $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाने की बात की गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगले पॉइंट में नीति आयोग ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण अगर भारत ने इसको एडॉप्ट कर लिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो भारत की वार्षिक वृद्धि दर 2035 तक 1.3% की, 1.3% की इसमें वृद्धि हो जाएगी। भारत में लगभग 30.7% लोगों को रोजगार जो है वह सेवा क्षेत्र के माध्यम से प्राप्त हो रहा है नीति आयोग के अनुसार। और भारत में फिनटेक अपनाने की दर 87% है, जो वैश्विक स्तर पर, जो वैश्विक औसत दर की बात करें इसमें 64% ही है। तो कुछ जो मुख्य डाटा थे जिनसे लगभग की क्वेश्चन कवर होने की उम्मीद थी कि क्वेश्चन आ सकते हैं, और भी ऐसे ही साथ साथ में, ये केवल यहां तक ही नहीं कि यहीं पर डाटा करेंगे, और भी जैसे बजट की पहले ही क्लास कर चुके हैं, इकोनॉमिक सर्वे की पहले क्लास कर चुके हैं, तो यूट्यूब में आप जाकर कोई उनसे भी अपडेट होते रहे। नए वाले जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे है उसके साथ यूट्यूब में क्लास कर लिए। ये कुछ और डाटा थे जिनके लिए मुझे लग रहा था कि और उन्हें करना चाहिए। जो पहला ही टॉपिक दिया है, वर्तमान प्रवृत्तियां दी है, अदर बहुत सारे स्टेट्स जो हैं वहां पेपर हो रहे थे और इनसे प्रश्न पूछे जा रहे थे। इसके अलावा समसामयिकी की जो हमारी पुस्तक है, उस समसामयिकी की पुस्तक को लगातार देखते रहे। उनसे जो करंट अपडेट्स हुए हैं, कुछ इंडेक्स हुए हैं, कुछ सूचकांक हुए हैं, खनिज और कृषि क्षेत्र में जो रैंकिंग बदली है, कुछ की तो मैंने कर दी, कुछ की और जो रिमेनिंग है वो भी लगातार करते रहिएगा। तो साथ साथ में आपका एक बड़ा रिवीजन हो जाएगा। इनके जो ये क्वेश्चंस के ये जो पार्ट किया है, इस पार्ट में पूरे में जितनी भी सारी पॉइंट्स हैं, इनसे कहीं से भी क्वेश्चन हो सकता है। ऐसा कहीं भी नहीं कह सकते कि कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। और भी आर्थिक सर्वेक्षण को एक और समराइज करते हुए पढ़ते रहें, आर्थिक सर्वेक्षण और बजट की योजनाओं और स्कीम्स को एक एक करके लगातार पढ़ते रहें। तो इस सीरीज में आज मैं यहां पर इतने में ही रोकता हूं। आगे मैं फिर से लगातार आपसे मिलता रहूंगा विजयम के माध्यम से और अन्य सीरीज के माध्यम से। हमारे शिक्षक लगातार आपसे मिलते रहे। तो आज के लिए यहां पर इतना ही। धन्यवाद। गुड डे।